औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़हमन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन अल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहलन। ओ अल्लाह, nothing is easy except what you make easy. I wish you can make. I pray that you make everything easy for me. Allahumma ameen. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. हम लास्ट टाइम चैप्टर 16 ओवरले नेटवर्क्स कर रहे थे और एक हमने आई थिंक गुड अंडरस्टैंडिंग एक टनल की और जीआरई की हमने डेवलप की थी कि हम क्यों जीआरई में जाते हैं, क्यों हम टनल यूज करते हैं, क्या जब हमें प्राइवेट नेटवर्क से दूसरे प्राइवेट नेटवर्क को यूज करना पड़ता है, उसका मैकेनिक्स। एंड ऑफ कोर्स उस चीज को हमने एक्सटेंड किया था कि जीआरई इटसेल्फ इसमें सिक्योरिटी इनेबल्ड नहीं होती, तो आप इसमें आप सिक्योरिटी जब डालते हैं तो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स क्या क्या है, उसके क्या क्या पिलर्स हैं, ऑथेंटिकेशन है, इंक्रिप्शन है, हैशिंग है और सो एंड सो फोर्थ। और आपके क्या ट्रांसपोर्ट मोड यूज होते हैं, टनल मोड होता है, ट्रांसपोर्ट मोड भी होता है, की एक्सचेंज हमने बहुत डिटेल में देखा कि दो तरह की एक्सचेंज है हमारी होती है और उसमें फास्ट मेन मोड क्या है, एग्रेसिव मोड क्या है, सो एंड सो फोर्थ। मतलब एक गुड ओवरव्यू आपको मिला। अब जब आप ये सब कर लेते हैं तो आइडिया ये है कि आपका एक आईपी सेट टनल क्रिएट हो जाता है, कि वीपीएन टनल क्रिएट हो जाता है सिक्योरिटी के साथ, जो कि अंडरलाइन जीआरई को यूज कर रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर सिक्योरिटी उसने इनेबलमेंट लगा दी। नाउ वी ऑल नो रफली के there are multiple kinds of types of IPsec VPNs. बुक में आपको बताया गया है कि साइट टू साइट VPN होती है। So, आज हम यहाँ से शुरू करते हैं कि टाइप्स ऑफ VPN। एक है साइट टू साइट VPN, एक है सिस्को डिफाइंड DW VPN, dynamic WAN VPN, this is more hub and spoke। थोड़ा हम इसमें बात कर लेंगे कि हब एंड स्पोक मेथोडोलॉजी क्या चीज होती है। आजकल जो लोग भी क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे या करेंगे वो हमेशा हब एंड स्पोक टोपोलॉजी बहुत बात करेंगे, तो उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर सिस्को का एक और है गेट VPN, चौथा सिस्को का है फ्लेक्स VPN एंड पांचवा है रिमोट एक्सेस VPN। नाउ ये ब्रांड टाइप है या ये कोई वो है, ये टाइप्स ऑफ VPN सिस्को की टेक्नोलॉजी है? टाइप्स ऑफ VPN, डिफरेंट टाइप्स ऑफ VPN टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। ओके एक मतलब मैं इसको एक साइट बना रहा हूँ, ये साइट A है और यहाँ पे आपका एक राउटर लगा हुआ है। आपका एक साइट ये है और यहाँ पे आपका राउटर लगा हुआ है, दो साइट्स हैं। इन दो साइट के बीच में अगर आप VPN बनाते हैं तो ये साइट टू साइट VPN बन जाती है, ठीक है। आप कह लें कि ये मेरी ऑफिस की मेन साइट है, ये मेरी ब्रांच लोकेशन है, फिर एक और ब्रांच लोकेशन ले लें आप, तो आप कहते हैं कि एक मैंने VPN ये बना लिया, ठीक है। अब इस टोपोलॉजी को अगर आप दो लोग और से देखें तो आपको ये पता चलता है कि अगर ये साइट C है और साइट C को साइट B से बात करनी है तो वो पहले साइट C जो भेजेगा A को और A को भेजेगा B को, ट्रांजिट, ठीक, ट्रांजिट। वरना दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आप B से फिर C के भी एक बनाएं। जितनी आप जितना साइट्स बनाते चले जाएंगे उतना क्या होगा, आपका रूटिंग टेबल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अब जब पैकेट निकलेगा वही देखेगा कि मुझे इस साइट पे जाना है या इस साइट पे जाना है, ठीक है। आप लोकल रूटिंग कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ाते हैं, इस सूरत में ए पे लोड ज्यादा है क्योंकि सारा ट्रैफिक ए पे आ रहा है और ए को तो फिल्टर करना है कि ये रूट कहाँ पे है, ये तो तीन साइड ही थी। अब HSBC है, एक एग्जाम्पल ले लें, यूके में कितनी ब्रांचेस होंगी HSBC की वजह?
कोई नंबर? 500 होगी, 500 ब्रांचेस है। 2375 है 2375। कल ही लग रहा मुझे ये नाप के आया सारा। तो यूके में 2375 ब्रांचेस हैं, एक्चुअल ब्रांचेस ऑफ HSBC। ATM ATM नहीं, ब्रांचेस। चलो 10 टेंशन ले रहा है भाई, वो भी मजाक से बोल रहा है, जितने लगा ले तू लगा ले, कौन तू जाके पकड़ने वाला है। नहीं नहीं एग्जाम्पल है। मैं क्यूरियस हो गया अच्छा था कि अच्छा खैर मुझे एक पॉइंट याद आया, एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ जनरली, क्योंकि हम दुनिया को इस वक्त देख रहे हैं चाबी की होल से, ठीक है। हम कमरों के अंदर बैठे हुए हैं और बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है, उतनी बड़ी है जितना हमारा की होल है। जितना हमें नजर आ रहा है ना, हम समझ रहे हैं दुनिया का प्रॉब्लम उतना ही है। हम क्योंकि लैन के चैंपियन हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में वायरलेस पहुंचा देते हैं, पिंग भी कर लेते हैं, रूटिंग भी कर लेते हैं और कहते हैं कि यही नेटवर्किंग है। एक्चुअली क्योंकि हम में से कोई भी डेटा सेंटर एनवायरनमेंट से नहीं आता। जो लोग डेटा सेंटर में काम करते हैं और एक डोमेन है एंटरप्राइज, कंपनीज में, हम सब कंपनीज में काम कर रहे हैं। कंपनी की जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना बड़ा ऑपरेशन होगा, लेकिन उसका है महदूद देखा। लेकिन जब आप डेटा सेंटर में काम करते हैं उस वक्त आप एक खुले समंदर में छलांग लगा चुके हैं, वहां की प्रॉब्लम समझना है। तो अब जो जितना भी हम पढ़ रहे हैं और अब पढ़ेंगे आगे, दे आर मोर मेंट टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स जो कि रियल वर्ल्ड बिगर मछलियों के अंदर है। लेकिन वो हम क्योंकि हम कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर पाते कि ये प्रॉब्लम है क्या, ये तो मैं तार लगा के सीधा कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि हमारा एक्सपोजर नहीं है किसी का भी, एक सबका लिमिटेड है। अब 3 साइट पे तो किसी को VPN बनाने में कोई तकलीफ हो ही नहीं रही है, एक से कॉपी पेस्ट किया वो किया। जो नंबर मैं चाह रहा हूँ, अगर ATM मशीन भी है तो ATM मशीन भी पीछे किसी से बात करती है ना। तो 2375 ATM मशीन अगर HSBC की है, चलो मान लो, वो सारी मशीन जब आप कार्ड डालते हैं उसके अंदर तो वो किसी सर्वर से ऑथेंटिकेशन आपका कार्ड करता है नहीं करता? तो वो क्या खुला जा रहा है सब कुछ? वो भी इंक्रिप्टेड जा रही है ना इन्फॉर्मेशन, यानी एक VPN बना हुआ है। तो उस VPN को कोई तो मैनेज करता होगा, किसी तरह तो मैनेज होता होगा, कोई टूलिंग होगी, कोई स्ट्रेटेजी होगी। अब चूंकि हमारा एक्सपोजर है नहीं, हम उस चीज को समझते नहीं, इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हमें समझ में नहीं आती। 3 साइट्स हमारे लिए इजी है कॉम्प्रिहेंड करना। 2375 में अगर मेरे पास नवेद के पास, किसी के पास भी एक राउटर हो जिसपे 2000 VPN की कॉन्फ़िगरेशन बनी हो, तो मेरा ख्याल है 10 दिन तो अभी ये निकल जाएंगे कि इसमें कौन कहां पर है, किसकी चेंजेस तो करने की बहुत दूर की बात है। पहले तो ये समझने में हो जाएगा कि यार इसके सिसलॉग मैसेज आ रहे हैं, ये किस प्रोफाइल है इसका वो बनाने में। तो करते क्या है फिर, आप हर रूटर को अलग रखते हैं। एक रूटर एक ब्रांच के लिए रख देते हैं कि यार इस रूटर पे 10 बनी हुई इस जोन की, यानी कि बार्कशायर की जोन की बनी हुई है, ताकि एक रूटर टूटे हो तो वो सेग्रीगेट करें। सो फोर्थ। एनीवे, आपने तीन लोकेशन बना ली, ये साइड टू साइड है। आपने चौथी साइड ऐड करने की कोशिश करी, कॉम्प्लेक्सिटीज आपकी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, डी एंड सो फोर्थ। अब आप इसको 2000 या 3000 पे ले जाए। साइड टू साइड VPN बुक में 2 तरीके से डिस्कस हुआ है और अभी हम करेंगे उसको, लेकिन मैं उससे पहले इनको थोड़ा सा टच करना चाह रहा हूं कि ये डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ VPN क्यों कह रहे हैं। अब देखें, ये VPN इस तरह से है कि एक साइड से लगे हुए हैं और एक ट्रांजिट नेटवर्क भी आप बीच में से बना सकते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला अगर, अब आप सोचें, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये हेड ऑफिस से जुड़े हुए हैं। अब अगर डी को बात करनी है बी से, तो या तो वो वाया ए करेगा या वाया सी करेगा। वो कहता है नहीं मैंने तो डायरेक्ट करनी है, तो एक और तार लगाया। यस, यानी इसमें भी मैश हो जाएगा। हाँ ना, मैश हो इसमें जाएगा, भी मैश नेटवर्क की तरह जाएगा।
कि Yes. हर ब्रांच जो है वो दूसरी ब्रांच से कनेक्टेड होगी Yes. itself, not via one side. तो Just एक फार्मूला है together. कॉम्प्लेक्सिटी का n ब्रैकेट n minus 1 where is the n is number of sites या links या पोर्ट. आप अगर स्विचेस पे करना चाहते हैं तो पोर्ट्स. अब यहाँ पे कितनी साइट्स हैं हमारी? 4. तो 4 minus 1 तो 4 times 3 12. 1 2 3 4 5 6 बाकी कहाँ गई? फिर दोबारा चलेगा ना. पोर्ट तो इतने ही होंगे. हाँ पोर्ट्स. फिर वो दूसरी बाय डायरेक्शन पोर्ट्स. यस, दो पोर्ट, एक में 2 पोर्ट्स हैं. यस, डिवाइड बाय 2 कर लो तो वो साइड्स हो जाएंगी. करेक्ट. इतने लिंक्स बन रहे हैं तो 2000 में ये फॉर्मूला बन जाएगा. आप समझ रहे हो मेरी बात? तो उन्होंने अच्छा ये तो फिर भी एक फिजिकल चीज है ना. बिल्कुल. अब आप आ गए क्लाउड पे. क्लाउड पे. अब आप बात करते हैं AWS की, आप बात करते हैं गूगल क्लाउड की या अज्योर की, जो भी माइक्रोसॉफ्ट है. उसमें तो ना आपको हार्डवेयर खरीदना है ना कुछ खरीदना. आपने एक सॉफ्टवेयर लिया, सर्वर बनाया, अपना VPC अपना नेटवर्किंग बनाई, आपने कहा VPN अलाउ कर दो. तो वो तो बिल्कुल ही लिमिट से बाहर होगी चीज. वहां पे वर्चुअल VPN इतने बनने शुरू हो गए क्या होगा. तो दोनों टोपोलॉजी को कंजर्व किया गया हब एंड स्पोक. हब एंड स्पोक का कॉन्सेप्ट ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड है स्पोक और ये सारे हैं हब. जैसा ये हब एंड स्पोक की ये एनालॉजी है कि 2 हब आपस में डायरेक्ट बात नहीं कर सकते. ठीक है. पहली बात, वो स्पोक के थ्रू जाते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से. तो आपका जो स्पोक है बेसिकली वो सेंट्रलाइज्ड मैनेज सिस्टम हो गया है कि कौन सा हब किससे बात कर सकता है, कौन से डोमेन पास कर सकता है, नहीं कर सकता है. ये है सिस्को डायनेमिक वैन VPN. ये टोपोलॉजी 90% हम क्लाउड भी यूज करते हैं. जब आपको डिफरेंट अकाउंट्स या साइट्स बनानी होती है ना VPN भी उसमें गूगल क्लाउड में या अज्योर में, तो आप ये टोपोलॉजी लेके चलते हैं. हब आप लोग होते हैं और वो जो स्पोक होता है वो क्लाउड जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो होते हैं. हाँ, सही. यानी कि आप अपनी एक साइट स्पोक बनाते हैं जैसे ये था जी. और बाकियों को आप हब बनाते हैं. सही. और ये सारी पेयरिंग ये BGP पे चलती है. सही. BGP चलता है. सही. चलो, तो ये मतलब एक साइड टू साइड VPN ये है. हब एंड स्पोक ये है. गेट VPN, फ्लेक्स VPN सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं. मुझे ज्यादा इनका नहीं पता कि कितना मामूली फर्क है, ना बुक में इन्होंने दिया भी नहीं. और एक और चीज होती थी रिमोट एक्सेस VPN जो मेरे लैपटॉप में है. मेरे लैपटॉप में एक क्लाइंट है, एक सॉफ्टवेयर क्लाइंट है जो मेरे राउटर से कनेक्ट होके जाता है एक VPN सर्वर पे और वहां से वो निकल जाती है. तो मेरी सारी ट्रैफिक, मेरे लैपटॉप की सारी ट्रैफिक यहाँ से जाती है. भले अगर मैं YouTube भी देखूंगा तो वो VPN के थ्रू जाती है, क्योंकि ये कंपनी का लैपटॉप है, कंपनी ने पॉलिसी दी हुई है. वरना दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी VPN पे ट्रैफिक कौन सी जाएगी और मेरी नॉन VPN की कैसी जाएगी. मतलब ये है रिमोट एक्सेस. तो रिमोट हमने बहुत यूज किया हुआ है और बहुत ज्यादा यूज करते हैं. साइड VPN एक स्लो तरीका है, कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन हमने किया है. ये नए हैं जिसमें ये एक स्टैंडर्ड है जो कि आपके क्लाउड वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है. ठीक है. तो ये था एक ओवरऑल एनालॉजी के आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ VPN कितने हैं. आप बंदा थका हुआ लग रहा है मुझे. आप और कौन भाई दवाइयां हैं? पानी स्कूल आता है ना इधर बैठ के. अच्छा. भाभी को फोन करना पड़ेगा. जो है स्कूल ले रहा आजकल. पीछे वाला बल्ब बंद कर दो यार, उस पे वो रिफ्लेक्शन आ रही है. सॉरी. ओके. साइट टू साइट VPN 2 ऑप्शन.
GRE with IPsec, या with static virtual interface जो है VTI और IPC over IPsec appreciate की प्रीशेड, और दोनों प्लस PSK प्रीशेड की है और ये दो PSK है। ओके, मतलब कहने का मकसद क्या है, जो मेन अगर फर्क है वो ये है कि अगर पहला वाला पढ़ लेते हैं 1, देखिए आपके पास था ओरिजिनल डेटा, ये डेटा था आपके पास, ठीक है, उसके ऊपर आपने लगाया ओरिजिनल आईपी हेडर, ये आपका पैकेट ओरिजिनल है। अब आप बात कर रहे हैं जीआरई की, तो जीआरई में हमने देखा कि जीआरई का पहला एक जीआरई फ्लैग, जीआरई आईपी हेडर, या ये तो लास्ट क्लास तक हमने किया है। अब ESP हेडर, ये भी लास्ट क्लास में किया था, और IPsec हेडर, IPsec हेडर, सही ठीक है। इसके पीछे ESP ट्रेलर एंड ESP ऑथेंटिकेशन। GRE में यहां हटा दो, अगर मैं GRE में ESP से लेके GRE तक इंक्रिप्शन, इतने सारे हेडर लग जाते हैं इसके अंदर, तो वो पैकेट का साइज हैवी नहीं हो जाता होगा? तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना? तो मतलब फिर वो VPN की परफॉर्मेंस भी डाउन होती होगी इस तरह। हो सकता है डेटा लोड जो है वो, पेलोड जो है वो सिर्फ छोटा सा 5-10 बाइट का हो, लेकिन उसके साथ उसके आगे पीछे जो गाड़ियां चल रही हैं भाई प्रोटोकॉल की, प्रोटोकॉल टाइम वो ज्यादा महंगी पड़ रही है भाई। हाँ ना, तो वो ये जरूरी होता है ये सब? नहीं, अगर आप करेंगे तो होगा, इसमें अभी बात करेंगे। इंक्रिप्शन में हेडर ESP हेडर नहीं आता क्या, किसमें नहीं आता? ठीक, सही, आता ही नहीं आता। नहीं इंक्रिप्शन में नहीं आता, इंक्रिप्टेड में सिर्फ फ्लैग तक आएगी, GRE फ्लैग और ऑन से पहले ट्रेलर तक, यहाँ तक जी, और ट्रेलर तक सिर्फ, याद है, और ये आपको ऑथेंटिकेशन का है, जी, ठीक है, बिल्कुल, ओके। ये तो था हमारा GRE, जी, ये था हमारा GRE। अब इस पे हमने IPsec लगाना है, तो ओरिजिनल डेटा आपका फ्रेम ये होता है, उसके ऊपर आपने GRE लगाया, अब इसके ऊपर आपने लगाया IPsec। जब आप IPsec लगाएंगे तो आपके हेडर चेंज हो जाते हैं, ये हो जाता है अगर मैं यहां से रखूं GRE फ्लैग, GRE हेडर, यस, ESP हेडर, IPsec IP हेडर,
IPsec IP हेडर, और पीछे का तो आपका है ही, ये पूरा का पूरा ऑलरेडी है। अब आपका जो है वो ऑथेंटिकेशन, ये है, जी और ESP हेडर तक जी आपका इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो आपका GRE के जो हेडर्स थे वो भी इंक्रिप्टेड है अब, यानी कि वो बाहर, ये टनल बोर्ड है, बिल्कुल ये टनल बोर्ड है, और टनल बोर्ड में हमने कहा था कि बाहर वाला जो बंदा का पैकेट देख ले तो उसको GRE के IP एड्रेस तक नजर नहीं आते, क्योंकि देखे उसको क्या नजर आएगा, खाली ये चीज विजिबल है, विजुअल। उसके नीचे सबके ऊपर कोड चढ़ा हुआ है, ना उसको ये नजर आ रहा है कि GRE के IP हेडर क्या थे, ना उसको नजर आ रहा है कि अंदर का पैकेट क्या था, अंदर के IPs क्या थे, कुछ भी नहीं उसे नजर आ रहा। उसे क्या नजर आ रहा है? IPsec का, IP सिक्योरिटी। लेकिन आपका डेटा था ये, आपने ये हेडर लगाया, ये हेडर लगाया, और इतना हेडर लगा के आपने इसकी, अगर 1475 MTU साइज होता है तो भाईजान आप इसको तकरीबन 1700 पे ले गए। अब ये प्रॉब्लम है हमें, दो वजह से प्रॉब्लम है। नंबर 1, अगर आप बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर कोई OSPF नेटवर्क अगर चला रहे हो तो आपको फिर मेक श्योर करना है कि दोनों साइड पे MTU साइज सेम हो, वरना वो चलता ही नहीं, हेलो मैसेजेस आती नहीं पहली बार। दूसरी चीज ये कि अगर आपका MTU साइज की विंडो आपने नहीं बढ़ाई हुई अपने राउटर पे, तो क्या होता है, राउटर करता ही है कि उन पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, जो नैन रूटर आ रहे हैं वो डिस्कार्ड नहीं करते, वो उनको तोड़ते हैं, भेजते हैं, फिर जोड़ते हैं और आगे करते हैं, तो आपका CPU टाइम बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाती है MTU साइज से। जब भी ट्रैफिक ओवर VPN हमेशा स्लो होती है, ट्रैफिक ओवर VPN हमेशा स्लो होती है कंपेयर टू नॉर्मल। तो ये है साइट। अब ये करने के दो तरीके हैं, एक है GRE विद IPsec, एक है स्टैटिक वर्चुअल इंटरफेस विद IPsec। इस चीज को करने के दो तरीके। अगर आप एक मेथड है क्रिप्टो मैप्स, इंकैप्सुलेशन के लिए। अगर आप क्रिप्टो मेथड यूज करते हैं तो 6 स्टेप्स बनते हैं VPN बनाने के लिए। पहला, आपको एक एक्सटेंडेड ACL बनाना पड़ता है, एक्सटेंडेड ACL। और उसके अंदर क्या होता है, एक्सटेंडेड ACL के अंदर आप करते हैं कि सोर्स GRE और डेस्टिनेशन GRE डिफाइन करते हैं। दूसरा आपका आइसकैम्प सिक्योरिटी, जिसके अंदर आप क्या क्या डिफाइन करते हैं, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, हैश, ग्रुप। इंक्रिप्शन के कौन कौन से मेथड हमने देखे, डैश, 3 डैश, AES, so and so forth। ऑथेंटिकेशन, इजाज ऑथेंटिकेशन के कौन कौन से मेथड पढ़े हमने, एक प्रीशेड पढ़ा है, एक हमने प्रीशेड है, और प्रीशेड है, यह आपका सर्टिफिकेट है, RSA है, एंड आगे हैश फंक्शन में हमने पढ़ा है MD5, शॉ, 56 डिफरेंट ग्रुप, और 1 2 7 ग्रुप्स हमने पढ़े, मतलब देखे हैं एटलीस्ट। तो आप ये डिफाइन करते हैं। तीसरा स्टेप क्या करते हैं आप, यू कॉन्फ़िगर प्री शेड की,
चौथा क्रिएट ठीक है स्पेस ट्रांसफॉर्म सेट। क्या चीज है? ठीक है स्पेस वगैरह ठीक है स्पेस क्या नहीं, वो कुछ और है। वो तो कह रहा है कि इसके नुकसान क्या, वो बाद में आते हैं। सही कॉन्फ़िग क्रिप्टो मैप्स एंड छठा स्टेप है अप्लाई क्रिप्टो। 6 स्टेप्स, सही ठीक है। क्रिप्टो मैप्स एक मेथड है आईपीसेक बनाने का। उसमें आप पहले एक्सटेंडेड एसीएल बनाते हैं, जी, आईसेक की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जिसमें इंक्रिप्शन है, ऑथेंटिकेशन है, हैशिंग है, ग्रुपिंग है। सही पीएसके कॉन्फ़िग करते हैं, प्रीशेड की। appreciate, ट्रांसफॉर्म सेट बनाते हैं, क्रिप्टो मैप्स बनाते हैं और ये बनाते हैं। अगर इस लेवल पे आपको सिर्फ ये स्टेप्स ही याद रहे कि वीपीएन बनाने के 6 स्टेप्स क्या है, उसकी कमांड क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, उसे भूल जाए। मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ये है, सही ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब मैं 6 स्टेप्स चाहिए मुझे वीपीएन बनाने के लिए, साइड टू साइड वीपीएन, सही। ठीक है। लेकिन ये जो पीएसके है ऊपर भी तो आता है, फिर नीचे भी आईएसके नहीं, ऑथेंटिकेशन टाइप है। वहां पे आपने टाइप लिखी है कि प्रीशेड है, लेकिन वो प्रीशेड की तो कहीं डिफाइन करेंगे ना। बिल्कुल सही, वो सीक्रेट, जैसे मैं बोलूंगा मेरा पासवर्ड वेलकम है, वो तो मैंने कहीं डिफाइन करना है ना। ऊपर तो मैं कह रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन पासवर्ड पे होगा, लेकिन वो पासवर्ड कहीं तो डिफाइन होगा ना कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन में। सही तो वो आपने यहाँ पे किया है। अब क्रिप्टो मैप्स जनरली रेकमेंडेड नहीं है। अच्छा है, डू नॉट यूज क्रिप्टो मैप्स नो लॉन्गर। नो लॉन्गर। एक वजह सीपीयू ज्यादा लेता है, सेकंड टीकैम स्पेस ज्यादा लेता है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है इसकी। समझ आ गई? जी, तो रेकमेंडेड है कि आप क्रिप्टो यूज ना करें। एसीआर भी मिसकॉन्फ़िगर हो जाता है। हाँ, एसीएल, क्योंकि एसीएल स्टैटिक वर्चुअल में आप ये नहीं करते, ये डिफाइन नहीं करते, एसीआर ये चीज नहीं होती, एसीएल नहीं होता। सही इसकी जगह क्या होता है, आप खाली टनल कीवर्ड लिख के उसका IPv4 या IPv6 जो भी होता है बस वो डालते हैं, एक लाइन। सही तो बेसिकली 5 स्टेप में वर्चुअल VTI टनल बनता है, सही 6 स्टेप में क्रिप्टो से बनता है। सही हाँ, ये साइड टू साइड ही दोनों साइड टू साइड है। सही। अवाम को उठाएं, जगाएं, जागते रहो। चुस्के ले रहे चाय की। इजाज भाई हाँ यार, ये तुमने जो आखिरी बताया मुझे, ये जो साइड टू साइड मुझे समझ में आ गया, लेकिन इसके बाद जो होता है वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा है कि किताब के अंदर अगर कहीं है, तो किताब में तो मैंने देखा ही नहीं उस चीज को जो मैंने बताया आखिर। स्टैटिक जो FAQs पढ़ लें उसके लिए आप। भाई FAQ तो सिर्फ अमेज़न में पढ़ते हैं भाई। नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। आपका सवाल क्या? मुझे साइड टू साइड समझ में आ गया। उसके 6 स्टेप्स हैं, सही है। उसके नहीं बाद तुमने बताया कि ना साइड टू साइड विद क्रिप्टो 6 साइड टू साइड GRE ओवर IPsec, उसके अंदर क्रिप्टो अप्लाई होता है, सही ना। तो उसके अंदर क्रिप्टो मैप्स अप्लाई होते हैं, GRE यूजिंग क्रिप्टो मैप्स। तो उसके 6 स्टेप्स हैं, वो तो मुझे समझ आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं साइड में ना, ऑन योर लेफ्ट, ठीक है। बिल्कुल। तो
उसके बाद जो स्टेप्स दिए हुए हैं बुक में तो 5G, लेकिन उसको तुमने कहा क्या, वो है साइड टू साइड VTI वो साइड टू साइड VTI इंटरफेस पे बनता है, उसमें उसमें GRE यूज नहीं होता। वर्चुअल इंटरफेस, ओके, यस, ठीक है। उसके अगर तुम ये देखो, ये जो डायग्राम बनी हुई है ना, ये बनी हुई है क्रिप्टो के लिए। क्रिप्टो में क्या होता है, साइड टू साइड 2 साइट हैं, ओवर GRE हेडर्स लिखे हुए, ठीक है, और क्रिप्टो की 6 मेथड से हो रहा है। सही। जब आप वर्चुअल इंटरफेस लाएंगे तो GRE निकल जाता है, सही। GRE यूज नहीं होता फिर उसमें, और उसमें फिर आप ये 5 मेथड यूज करते हैं, माइनस ACL नहीं आता। ACL निकालते हैं। जब तुम GRE निकाल ले हो तो सिर्फ शुरू के 2 रह जाएंगे, यानी IP stack, IP header एंड ESP header। हाँ, बस ये 2 निकल गया ना, GRE 2 निकल फ्लैग और जाएंगे। GRE वो निकल गया। सही। वो ESP तो इसमें कवर हो जाएगा ना, वो भी ESP तो कवर हो STMP जाएगा। में कवर हो जाएगा। हाँ, सही है। मतलब GRE एक एडिशनल जो था वो निकल गया, टनल की कमांड देगी खुद ब खुद ही उसी में टर्मिनल। अब क्या है, ये अच्छा सवाल है, एक बात है कि GRE वन टाइप ऑफ टनल है, लेकिन ओनली टनल नहीं है, और भी टनल है। टनल कहाँ यूज करते हैं, डेटा प्लेन में आप यूज करते हैं, और अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट चीजें, डिफरेंट लिस्ट अपना डेटा टनल यूज करता है, वो GRE यूज नहीं करता। इस बुक में GRE को बताने का कॉन्सेप्ट जो था ना, कि एक टनल का कॉन्सेप्ट आ जाए, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं टनल, तो आप बोलेंगे कौन सा टनल, तो GRE इज वन सॉर्ट ऑफ टनल, VPN इज वन सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ टनल, जो GRE यूज करता है या नहीं यूज करता। आप समझ रहे हो ये बात, मतलब जहन में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि जब हम टनल की बात कर रहे हैं तो GRE भी एक टनल है और VPN भी एक टनल है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। GRE के ऊपर आप VPN बना ले या GRE के बगैर VPN बना ले। GRE के बगैर, आप समझ रहे हो ये बात, जो लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन उनको ये बात क्लियर हो गई है। भाई VPN वो होता है ना जो कि सिक्योर्ड होता है टनल, सिक्योर टनल को VPN कहते हैं ना। हाँ जी भाई, आपकी बात सही है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी हम VPN कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो हम ये कहते हैं कि वो IPsec के साथ है, लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है ये। IPsec टनल एक टनल है जिसमें सिक्योरिटी है। जब भी हम VPN की बात करते हैं तो आप खुद ही जहन में अज्यूम कर लेते हो कि इस पे IPsec चल रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अगर मैं एक टनल के ऊपर खाली GRE चलाऊं तो वो क्या बनेगा, वो भी VPN है, बट विदाउट सिक्योरिटी है। वो VPN कहलाएगा, GRE भी VPN कहलाएगा। भाई VPN क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हाँ, तो हर चीज वर्चुअल एक प्राइवेट नेटवर्क है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। नहीं, मैं बेसिकली बस वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा था कि GRE टनल में और VPN टनल के अंदर क्या फर्क है। नहीं, देखो VPN टनल अपने अंदर बड़ी डेफिनेशन है, अच्छा। बड़ी ब्रॉडर क्लास है। VPN टनल के अंदर GRE भी है, IPsec भी है, लिस्ट भी है, बहुत सारी दूसरी चीजें, ठीक है। लेकिन शुरू से क्योंकि हमने VPN और IP सिक्योरिटी है, VPN IP सिक्योरिटी इतना पड़ा है कि जैसे आपके सामने कोई VPN की बात करता है आप कहते हो इसमें सिक्योरिटी लगी हुई है। आप समझ आ रही मेरी बात? लेकिन जब लिखा जब जाता है, देखो ना, अगर तो यहाँ पे ये लिख देते GRE विद VPN, उन्होंने ये नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है GRE जो टाइप ऑफ टनल है विद IPsec सिक्योरिटी। ठीक है। स्टैटिक वर्चुअल VTI टनल विद IPsec। अच्छा, आप समझ रहे हो? 2 टनल IPsec के साथ बन रहे हैं, तो वो VPN बन जाते हैं। तो हाँ, VPN देखो, VPN एक वो बात है कि 2 रिमोट ऑफिसेस अपने प्राइवेट नेटवर्क पे बात कर सके, ये VPN होता है। हाँ। ठीक है। अब ये जो हमने पहली क्लास जब की थी, ये हमने कर लिया था GRE के साथ ही, हमें तो सिक्योरिटी लगाने की जरूरत नहीं थी, VPN तो बन गया था हमारा जी। उस VPN का अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो वो GRE टनल था। ठीक है। तो जो काला मेरे बाप का साला, जब आपने एक बार आपने कह दिया सारे एशियन ब्राउन होते हैं, ये आपने VPN वाली बात कर दी है। लेकिन कुछ एशियन गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ गंदुमी होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशंस हैं। लेकिन एक कहने की बात में VPN जो है सिर्फ
वो कॉन्सेप्ट है कि दो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपस में बात कर सकते हैं। किस तरह करते हैं उसके लिए आपको टनल बनाना पड़ता है। उस टनल पे अगर आप सिक्योरिटी अप्लाई कर दोगे तो आईपीसेक बन जाती है वो। yes? लेकिन ये दोनों आईपीसेक के साथ है। ये दोनों आईपीसेक के साथ है। लेकिन ये एक टनल जीआरई है और एक वीटीआई है। वीटीआई है। दो टनल बिल्कुल है ये दोनों वीपीएन। जी, दोनों वीपीएन। जीआरई क्रिप्टो, वीटीआई विदाउट क्रिप्टो, ठीक है। और क्रिप्टो नॉट रिकमेंडेड है। जिस तरह आगे से नेटवर्किंग चल रही है भाई, फोन लाइव भाई रिकमेंडेड क्यों नहीं है भाई? क्योंकि सर वो सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा है, टीकैम स्पेस ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशन उसमें ज्यादा है, उसकी मैनेजेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं कि अब आप लाइव को चीजों को आगे बढ़ाएं और हम साइड टू साइड, अगर देखो जो हमने पहले बात की थी, अब हम स्पोक और हब मेथोडोलॉजी में आ रहे हैं। तो स्पोक और हब में क्रिप्टो नहीं चलते। समझ आ रही है? जी भाई बिल्कुल आ गई। क्योंकि आप देखो ना 2000 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच के लिए आपको एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ जाएगी ECL कि कौन सी अलाउड कॉन्फ़िगर हो जाएगा, कोई ना हो जाएगा। सही बात, नहीं पाएगा जरा हो गया। सही बात, ये बात है। जाज भाई, आपकी खामोशी मुझे चाय का लुत्फ दे रही होती है यार। नहीं, अभी चाय नहीं बनाई, जाना है, अभी जाना है। ओके, जाने लगा था, रुक गया। मैं 2 मिनट लिखा, मैंने 2 मिनट में आता हूँ, मैं गया नहीं। मैंने बोला यार मैं ये एड्रेस का देख लूं तो ना ये निकल जाएगा तो फिर बाद में मुझे मसला होगा। आ गया ना अब हाँ, तो भाई पॉज कर दो से ये वाला ना। थैंक यू। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, एक है लिस्प और है VXLAN। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? अगेन अब हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अब ट्रेडिशनल नेटवर्किंग से निकल के सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की तरफ। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स के लिए जो कुछ बुनियादी चीजें चाहिए होती हैं, लिस्प एक है, VXLAN एक है। अगर मैं सारी बातें शुरू कर दूं कि आपको फैब्रिक चाहिए, फैब्रिक में ओवरले चाहिए और अंडरले चाहिए और फैब्रिक को जोड़ता ये लिस्प और VXLAN है, तो मुश्किल हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन इस लेवल पे करना। तो वो इंशाल्लाह अगले वो करेंगे। लेकिन लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छी बात और स्ट्रेंज बात ये कि लिस्ट कभी भी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के लिए बना नहीं था। दो कॉन्सेप्ट बने थे, दो अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन उनकी पोटेंशियल इतना था कि उसको भी यूज कर लिया गया सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में। अगर अब क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह आइडिया है कि हमारा एक राउटर है यहाँ पे, ये इसे कहते हैं राउटर A, और इस राउटर A के पीछे नेटवर्क चल रहा है 10.10.10.0, 12.12.12.0, 15.15.15.0। 3 नेटवर्क चल रहे हैं इस राउटर के पीछे। अब किसी बंदे ने इस नेटवर्क तक पहुंचना है, तो आप देखें एक राउटर B, एक राउटर C, D, E, F, G, H, I, J, मतलब आप कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाते चले जाए। एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है। सही है। अगर जिस नेटवर्क को हम नॉर्मल सेंस में बात करते हैं तो हम कहते हैं ये BGP का नेटवर्क है। सही। इंटरनेट पे कॉन्सेप्ट यही है। और हमने BGP पढ़ा है तो हमें आपको पता है। बाकी मैकेनिक्स भूल भी जाओ तो इतना तो याद है कि हर राउटर अपने राउट शेयर करवा रहा होता है सबके पास, ठीक है। लेकिन इस वेब का जो प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड नंबर ऑफ नोड्स बढ़ रहे हैं, रूटिंग टेबल बढ़ता जा रहा है। जो ग्लोबल रूटिंग टेबल है, जो मिलियंस के राउटिंग उसमें आ गया है,
जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ रहा है आपका ये बढ़ता जा रहा है। यस, अब आप देखिए ना, वही मैंने कहा शुरू में कि हम लोग क्या करते हैं, हम इन सब चीजों से छुपे हुए हैं। हमारे लिए डिफॉल्ट रूट है 192.168.0.1 से रूटर पे भेज दो, रूटर के पास एक आईएसपी का आईपी और उस पर भेज दो। ये है वो आईएसपी बंदा, ठीक है, ये वो आईएसपी है जिसपे हम हर चीज भेज रहे हैं और हम सोचते हैं नेटवर्किंग ये है। लेकिन नेटवर्किंग वहां से शुरू होती है उस हद तक जहां पे ये दूसरे राउटर पे जाके जेड पे खत्म होगा और पीछे उसके भी 3-4 राउटर नेटवर्क्स लगे हुए। इस लेयर को कि यहां से ट्रांसपोर्ट करे चीज को वहां तक लेके जाए, ये नेटवर्किंग है। ये राउट शेयरिंग जो है ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल पे हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या था कि आपका जितना जितना आपका नेटवर्क बढ़ रहा है उतना ही आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। जो आपका एक राउटर है ई, जो सेंट्रल राउटर है यहाँ पे, उसके पास सारे राउट्स हैं। किसी के पास तो होंगे ना राउट्स, कोई तो, हमें नहीं पता कौन होगा लेकिन कोई तो होगा ना, वरना तो ये एग्जिस्ट कर नहीं सकता। कहीं तो सेंट्रल लोड होगी, तो उस पर कितना लोड होगा, अगर वो बैठ गया तो क्या होगा। और उसको हम उस लोड को हम डिफरेंशिएटल, मतलब एक सर्वर को बनाने की जगह अब रिंग्स ऑफ सर्वर बनाते हैं इस तरह। ये ई रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा ई है कि उसने एक लोड को शेयर करवाया हुआ है दूसरा, क्या अगर मैं फेल हो गया तो ये उठा लेगा, ये उठा लेगा, ये उठा लेगा, क्योंकि पूरी दुनिया नेटवर्क पे चल रही है। कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि आपका मेन राउटर बंद हो गया अगर जिस दिन वो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ना आप गूगल पे पहुंच सकेंगे, ना आप जूम कॉल कर सकेंगे, ना आप मीटिंग कर सकेंगे। सिस्को ने इस प्रॉब्लम को देखा तो उसने कहा यार अभी क्या होता है, एक नेटवर्क को जाना होता है कि 10.10.10.0 को जाना है, यहाँ पे नेटवर्क है 1.1.1.1 फॉर एग्जांपल, 1.1.1 पे जाना है। तो उसका पॉसिबल लॉजिकल वे ये बनता है कि ये यहाँ से पहले निकलता है ए पे, ए चेक करता है कि यार मेरे पास कौन कौन से राउट बी सी डी से आ रहे हैं, उनकी प्रीफिक्स मैचिंग चेक करो, मतलब अगर ये राउट तीनों ने एडवर्टाइज किए, जिसके पास सबसे छोटा राउट है उसको भेज दो। उसने बोला कि आप ऐसा करें सी को भेज दें, ये चीज उठ के यहाँ, ये चीज उठ के सी पे आ गई। सी ने भी ये काम शुरू किया, उसने कहा यार आप ऐसा करें कि आप ई पे चले जाएं। ई ने बोला आप एफ पे जाएं, एफ ने बोला आप आई पे जाएं, आई ने बोला एच पे जाएं, और एच ने बोला आप जेड पे जाएं, और जेड से आप यहाँ पे आए। जितने जितने नोड्स बढ़ेंगे हो सकता है आपका ट्रांजिट राउट भी बढ़ जाए और ये सब कुछ हो जाए। फिर जब कोई नेटवर्क नया यहाँ पे नेटवर्क ऐड हो रहा है इस जगह पे, उसको टाइम लगता है कि हर नोड से अपडेट करें। यस, जैसे हम डीएनएस के कहते हैं कि 48 घंटे से 72 घंटे लग जाते हैं दफा दुनिया के सर्वर्स पे उसकी आना कि यार आसिफ.com एक नई वेबसाइट रजिस्टर हुई है, उसका आईपी ये है, ठीक है, प्रोपगेशन स्लो है। तो उन्होंने कहा यार ऐसा क्यों ना करें। अच्छा खैर, उससे पहले यहाँ पे दो चीजें हैं और मैं आप लोगों की बतवज्जा यहाँ पे चाहता हूं। यहाँ पे ये जो है, जो आपका सबनेट था, ये EID है, ठीक है, और ये जो रूटर जिस रूटर से कनेक्टेड था उसका नाम है RLOC, रिसोर्स लोकेटर। ये दो चीजें ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में ये जुड़े हुए होते हैं। एक सबनेट है मेरा, हम ये कितनी दफा डायग्राम बनाई है हमने, ये कि हमारा एक नेटवर्क चल रहा है इसके ऊपर और ये यहाँ पे पब्लिक आईपी चल रहा है। इस पब्लिक आईपी क्या है, हमारा RLOC है, क्योंकि ये दुनिया में बात कर रहा है। और यहाँ पर जो हमारा सबनेट चल रहा है ये हमारा इंटरनल है। अब नीचे 10 सबनेट हो सकते हैं, यानी कि हर EID है।
यस Yeah. ये पेयरिंग थी। सही। नेटवर्किंग की दुनिया में जब रूट्स प्रोपोगेट हुए तो ये दोनों इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही हैं। कौन सा राउट किस रूटर के पास है, ए के पास कौन कौन से राउट्स हैं, बी के पास कौन कौन से राउट्स हैं, सी के पास कौन कौन से राउट्स हैं। ओएसपीएफ के नेटवर्क में हमने देखते हैं कि यार पीछे क्या है और आगे क्या है, सो एंड सो फोर्थ। सिस्को ने कहा लिस्प लोकेशन आईडी सेपरेशन प्रोटोकॉल, उन्होंने बोला इस चीज को तोड़ दो, इस चीज को तोड़ दो। तोड़ने से मतलब पहला सवाल क्या था, पहले ट्रेडिशनल नेटवर्क में होता था वेयर इज नेटवर्क 1.1.1.1, ये सवाल होता था। ये डायग्राम है जो मेरे ऊपर बनाई हुई है ट्रेडिशनल नेटवर्क पे कि मुझे 1.1.1 पे जाना है, वेयर इज दिस। अब लिस्ट के बाद सवाल होता है वेयर इज राउटर Z, क्या पे सही। समझ आ गई? उससे आपको फर्क क्या पड़ा, आपको उससे क्या समझ में आया कि ये क्यों जरूरी हो गया कि राउटर Z हमारे लिए है? क्योंकि अब क्या होता है सर, ए को कैसे पता चलेगा Z पे जाना? मैं आ रहा हूँ भाई, दौड़ाए रखो आप मुझे, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आ रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। कि पहले सवाल होता था कि ये नेटवर्क कहाँ है, अब ये सवाल नहीं रहा। सवाल ये है कि ये राउटर Z कहाँ है और ये हमने कैसे लगाया। अभी मेरी बात मान लो, राउटर Z कहाँ है, उसका आईपी क्या है, मतलब उसका आईपी क्या है। अगर मुझे उसका आईपी पता है कि 2.2.2 है तो मैं ए से एक जीआरई टनल बनाता हूं, ए से ऑल द वे जीआरई Z तक। मतलब मैंने यहां से एक टनल बनाया यहां पे। अब जब मैं टनल बना रहा हूं तो वो मेरा जो पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था कि दूसरे जो राउटर हैं वो देखेंगे डेस्टिनेशन आईपी को चेक करेंगे, फॉरवर्ड करते चले जाएंगे। सही, आईपी सेक चेक करेंगे बस, आईपी सेक से वो चेक करेंगे, वो आगे भेज देंगे आगे। वो राउटिंग टेबल में चेक नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए राउटर के बाद जो पैकेट आता है अगर उसके लिए अपना हो तो वो उसे खोलता है, वो देखता है, समझता है कि करना क्या है। अभी जब राउटर एक ने जो पैकेट भेजा है Z को तो उसने 2.2.2 लगा के भेजा है, उसने C को भेजा। सी को पता है ये पैकेट उसके लिए नहीं है, ये कहीं और जा रहा है। उसने कह दिया कि यार उसका बेस्ट पाथ ये है कि तू ई से चला जा, एस से चला जा। वरना पहले क्या हो रहा था कि यार ई 1.1 किसके पास है, वो Z के पास भी हो सकता है, वो हो सकता है आई के पास भी हो, तो इनमें से बेस्ट कौन सा है। आप कहीं पे कॉस्ट चेक कर रहे हैं, कहीं पे आप एडी वैल्यू चेक कर रहे हैं, कहीं पे आप प्रीफिक्स लाइन चेक कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कंप्यूटेशनल बढ़ा रहे हैं। अब आपके पास सिंपल इंस्ट्रक्शन है, ये पैकेट उठाओ Z पे ले जाओ। ये है टनल। जब वो टनल खत्म हुआ और जब पैकेट यहां से निकला तो Z को पता है कि ये पैकेट कहां पे जाना है, यहाँ पे। ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में हम नहीं कर सकते थे क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन की आईपी खत्म हो जाती थी नेटिंग में। जीआरई में क्योंकि हमने पैकेट महफूज रखे, ओरिजिनल आईपी हेडर, ओरिजिनल डेटा आपका एज इट इज है, उसके ऊपर आपने हेडर लगाते चले गए। आईपी सेग लगाया तो वो भी लग गया, लेकिन अगर आईपी सेग नहीं भी लगाते, जीआरई लगाते हो आप, तो आपका वो इजाफी निकल गया। ओरिजिनल जो अंदर आपका मेन था वो आ गया। तो Z को पता है कि 1.1.1 मेरे पास नेटवर्क है। इस कॉन्सेप्ट के साथ जीआरई टनलिंग को यूज करने के लिए लिस्प प्रोटोकॉल बनाया गया। अभी भी लिस्प इंटरनेट के लिए नहीं है क्योंकि इंटरनेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप समंदर को डाटा हमारा टनल के लिए जा रहा है। ना 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 नहीं नहीं नहीं, ये है। अब मैं अब आपको 3 स्पेस दे रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं
small office, Yeah. enterprise, data center, इंटरनेट। ठीक है, सही। नाला, नाला भी नहीं कहे, छोटी नाली आपकी, नहर, दरिया, समंदर या ओशन। लिस्प का कॉन्सेप्ट अभी तक इंटरनेट पे नहीं आया है, लेकिन डेटा सेंटर में की कॉन्सेप्ट में आ गया है। एंड आपके डेटा उस पे, क्यों? अमेज़न है, बहुत बड़ा है, फिर भी इंटरनेट जितना बड़ा नहीं है। नहीं। अज्योर है, गूगल है, फिर भी एक वो नंबर है जो इंसान के दिमाग में समझ में आता है कि यार मेरे पास 10,000 रूटर लगे हुए हैं, 10,000 समझ में आता है। तो इसके अंदर फिर नेट नहीं होता? किसके अंदर? इनके अंदर फिर नेट नहीं। नहीं होती? नो, सही। नहीं, जी आ रही है। जी आ रही। तो आप समझ लें कि लिस्ट अभी तक मैं यहाँ पे लाया हूँ कि लिस्ट क्यों है, क्यों आया क्यों है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो। वो क्यों, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और किस तरह सॉल्व कर रहा है। ठीक है, सही। जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनको कोई सवाल? नहीं, क्लियर। जस्ट भी ऑल गुड, ऑल गुड। मुझे सवाल सिर्फ बहरीन की ट्रैफिक पुलिस से, आपसे नहीं है। आप पढ़ाई है और मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। सही है सर। सारा गेम इनकैप्सुलेशन पे ही हो रहा है ना बेसिकली। सारा गेम आपका आईपी टनल पे हो रहा है। हाँ, वो उसको मगर उसकी जो सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी है उन्होंने वो सेफ रखी हुई है। एंड यस यस, एक्चुअली एक हेडर एक एक्स्ट्रा लगा दिया, उस हेडर एक्स्ट्रा की वजह से पूरा पैकेट बंद हो गया और वही हेडर आगे पढ़ा जा रहा है। हाँ, नेक्स्ट जा रहा है, नेक्स्ट जा रहा है, नेक्स्ट जा हाँ, रहा है। लेकिन यस वो है तो वो तो जीआरई तक था। जी। लिस्ट में जो आपने किया ना कि आपने रिसोर्स और लोकेशन इन दोनों को तोड़ दिया। अब वो आपका सवाल कि यार ये कैसे पता चलेगा कि किसके पास क्या है, तो उस पर आप आते हैं कि इसी डायग्राम को लिस्ट नेटवर्क के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ चीजें चाहिए होती है, कुछ एक्टर्स चाहिए जो लिस्ट का नेटवर्क बनाते हैं। एक होता है, वन है एंड पॉइंट आईडी, जिसे हम ईआईडी कहते हैं। दूसरा लिस्ट साइट, हाँ वो तो एक होता है इंग्रेस टनल राउटर, जिसे हम कहते हैं ITR। इसी तरह होता है इग्रेस टनल राउटर, जिसे हम कहते हैं ETR। इस तरह होता है आपका एक और XTR, टनल राउटर, टनल राउटर, जिसको हम लिखते हैं XTR। फिर एक आता है प्रॉक्सी इंटरनल टनल राउटर, उसको कहते हैं PITR। और इसी तरह एक होता है प्रॉक्सी, उसको कहते हैं PETR। 6 चीजें हो गई। फिर आपका होता है प्रॉक्सी XTR। हाँ चलो, प्रॉक्सी PXTR। एक है MS मैप सर्वर, दूसरे पेज पे भेजें, और एक है मैप रिस्पॉन्स रिजॉल्वर MR। ठीक है, ये सारी चीजें क्या बनाती हैं? लिस्ट नेटवर्क। ओके, तो एक नेटवर्क बनाते हैं जिसमें ये लगाते हैं।
फर्स्ट करें ये राउटर है X, और इस पे एक नेटवर्क लगा हुआ है 10.10.10.0 का, और ये क्या है, लिस्प नेटवर्क है। ये एक X वो है। इसी तरह आपके पास एक राउटर है A, इसके ऊपर एक नेटवर्क चल रहा है 11.11.11.0, ठीक है, और ये भी क्या है, लिस्प नेटवर्क है। आपके पास एक राउटर है B, जो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो है नॉन लिस्प। सही। फिर आपके पास राउटर है जो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है नॉन लिस्प, ठीक है। ITR, XCR, टनल राउटर। टनल राउटर है, ठीक है। चलो ABCD यहां बना लेता हूं मैं। D जो है ये भी नॉन लिस्प है, सही। ठीक है, और ये सब मतलब जुड़े हुए हैं। सही। कितने राउटर हैं, 1 2 3 4 5। 5 राउटर में 2 नेटवर्क वो हैं जो लिस्प के हैं, 3 नेटवर्क हैं जो नॉन लिस्प के हैं, ठीक है, ओके। अब होता क्या है लिस्प नेटवर्क में कि आपके पास एक सर्वर है, ओके, इस तरह बना लो। MR MS, ठीक है। सवाल है सवाल है कि 11.11.11.0 नेटवर्क ने जाना है 10.10.10.0 नेटवर्क पे। हैप्पी पाथ ये है कि ये रिक्वेस्ट यहां पे आई ए के पास, ए को पता है कि ये 10.10.10 नेटवर्क किस राउटर पे लगा हुआ है। फर्ज करें इसका आईपी जो है, इसका है 7.7, यह है 6.6, यह है 5.5, यह है 4.4 और यह है 3.3। इनके पब्लिक आईपीज है। तो 11 नेटवर्क को 10 नेटवर्क में जाना है, ए को पता है कि 10.10 3.3 के पीछे है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे टनल बनाएगा और सीधा यहाँ पे लेके चला जाएगा। ये है हैप्पी पाथ। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इसको पता है। अब सवाल है कि नहीं पता है। लिस्प नेटवर्क में डेस्टिनेशन और इस इन आईपीस को हम क्या कहते हैं, ये आईपीस क्या कहलाते हैं, नो आर लॉक। ये क्या कहलाते हैं, आर लॉक। और ये नेटवर्क क्या कहलाता है, EID, एंड पॉइंट, ठीक है। तो एंड EID ने इस EID ने इस EID पे जाना है। तो होता क्या है कि ये EID अपने आर लॉक को भेजता है, वो दूसरे वाले के आर लॉक में भेजता है और वो उसको EID में भेजता है। ये तो समझ में आती है ना बात, कि पैकेट यहां से यहां पे आया, यहां से जो हम पब्लिक में बात करते हैं, प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से पब्लिक और पब्लिक से प्राइवेट। ये है आपका हैप्पी पाथ। अब क्या होता है कि लिस्ट में हर नेटवर्क, हर राउटर मैपिंग सर्वर से रजिस्टर होता है, हर राउटर, और हर राउटर इस सर्वर पे बताता है
कि मेरा आर लॉक ये है और मेरा EID ये है। X क्या बताएगा कि मैं 3.3 हूं और मेरा ID मेरा जो है 10.10 है। ये किसने बताया? X ने। D क्या बताएगा? डी बताएगा नहीं, D कुछ नहीं बताएगा क्योंकि नॉन लिस्ट पे। सही ठीक है, नॉन लिस्ट पे। नॉन लिस्ट A बताएगा कि मैं हूं 7.7 और मेरा जो नेटवर्क है 11.0 है। ये किसने बताया? A ने। जैसे DNS होता है, DNS का आप रजिस्टर होता है ना कि ये डोमेन किस IP पर है, तो वो है। अब मैं इस सर्वर को यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं सिर्फ दिखाने के तौर पे MS। अब क्या होता है कि आपको जब हैप्पी बात तो यह था कि जब A को पता है कि आर लॉक कहां पर है इस EID का, जब उसको नहीं पता तो वो क्यूरी भेजता है MS को कि यार मुझे जाना है EID, ये मेरा मुझे भेजना है, मुझे बताओ ये सर्वर कहां पर है। वो अपने डेटाबेस में चेक करता है, MR रिस्पॉन्स करता है, MR को ये भेजता है, MR को है, MR MS को भेजता है, क्यूरी ढूंढता है, फिर MR इज अ रिजॉल्वर ना? रिजॉल्व करता है ना। हाँ, उसने उसको बताया, वो कहता है, वो उसको बताता है कि ये यहाँ का है, ये मैसेज भेजता है इससे कि तुम मुझसे बात करना चाह रहे हो, ये मेरा IP है। वो अपडेट करता है और पैकेट इस टनल में आया। अब इसमें इस मैकेनिक्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरह स्टेप बाय स्टेप चलता है, लेकिन मैं बड़ी पिक्चर में ये होता है कि जब A को नहीं पता होता तो वो MR MS सर्वर को भेजता है क्यूरी। ये जो MR ये से रजिस्टर होते हैं, ये अलग से सर्वर है लिस्ट के एक और राउटर के अंदर ही सर्वर है। ये एक बना हुआ, इसका ब्लॉक बना हुआ है MR MS का, या एक फंक्शन है, राउटर के अंदर ही होता है, हर राउटर में नहीं होता, जो स्पेशल किस्म के राउटर। हाँ, उसके अंदर बना हुआ है। हाँ, जो वो क्योंकि ये 4391 बिकॉज पे सुनते हैं इसी, और 4192 पे शायद जवाब देते हैं, कुछ ऐसे इनका है वो पोर्ट। बोल दोस्त। अहमद, ये जो अभी तुमने बताया कि भाई ये हैप्पी पाथ जो होता है वो टनल के जरिए हो जाता है, और फिर A को अगर X पे पहुंचता है तो वो फिर पहले MR एंड MS के ऊपर क्यूरी भेजता है, फिर वो सारी चीजें होती हैं। तो इसमें B, C एंड D का क्या काम है? अभी सर मैं कुछ भी जाएगा। अभी तो मैं वहां पे आया ही नहीं ना, मैं तो देखो वो ये सिर्फ एक बार याद रखना, वो नॉन लिस्ट है, नॉन लिस्ट है। लिस्ट समझाने के लिए तो खाली A और B काफी थे, वो मैंने कुछ और पर्पस के लिए लिखे हैं, वो अभी आपको समझ में आएगा क्यों लिख रहे हैं। ठीक। A ने भेजना है X पे, X का उसे नहीं पता, उसने क्यूरी करी कि बताओ कौन है, उसने X को भेजा, ठीक है। X ने सिग्नलिंग भेजी A को कि हाँ भाई ठीक है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, ये मेरा IP है, समझा गए। A ने डेटा उसे भेज दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे ये हुआ है कि फर्स्ट टाइम आपका कंट्रोल प्लेन और आपका डेटा प्लेन अलग हो गया। देखिए, नेटवर्किंग की दुनिया में पहले होता क्या था, आपके पास राउटर है, आपके पास रूट्स नहीं है, आप क्या करते थे उस पैकेट को? डिस्कार्ड। यस, आपके पास राउट नहीं है तो आप क्या करते थे? डिस्कार्ड। और ऑप्शन नहीं है। जब इसके पास पैकेट आया, उसके पास रूट नहीं था, तो ये क्या करता? डिस्कार्ड करता ना। ये घर का वो पीसी नहीं चल रहा कि वो डिफॉल्ट रूट पे कहीं भेज देगा, ये आपका ISP का रूटर है, ठीक है, वो तो डिस्कार्ड नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया कि मैं अपना कंट्रोल फंक्शन अब इसको दे रहा हूं, अगर मुझे नहीं पता मैं इसको दे रहा हूं। कंट्रोल प्लेन अलग हो गया आपको, सही, जो हम सॉफ्टवेयर डिफाइन में पढ़ेंगे आगे कि कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन अलग हो गया। उसने भेजा कि मैंने इसको भेजा है कि यार इस राउट को मैं क्या करूं,
उसने कहा कि ये, उसने अपना डेटाबेस चेक किया, उसने बोला हाँ 3.3 ये 10.10 3.3 के साथ लगा हुआ है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसको बोला, उसने उसको सिग्नल भेजा कि हाँ तुम मुझसे बात कर सकते हो, उसने उसको पैकेट भेज दिया। डेटा प्लेन ये है पर्पल, पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है, कंट्रोल प्लेन ऊपर से। अब सवाल ये है, अगर ये समझ में आ गया तो फर्ज करें अब अगर ये पैकेट जाना था इस नेटवर्क में जिसके ऊपर लिखा हुआ था 99.99, पैकेट यहां जाना था। MRMS वो सर्वर होते हैं जो लिस्प नेटवर्क के सारे राउटर पे, जिसे हम टनल राउटर कहते हैं, टनल राउटर, ये सारे टनल राउटर हैं। ये टनल बड़ी क्लास है। टनल जो XTR है उसके अंदर दो ऑलरेडी बने हुए हैं, ITR भी उसके अंदर आता है और ETR भी उसके अंदर आता है। अब समझते हैं कि ITR क्या है। ITR है इंग्रेस। आपका टनल कहां से बना था? A से। A क्या बन गया यहाँ पे? ITR। और निकला कहां पे? कहां पे? X पे। X क्या बन गया? ETR। इतना समझ में आ गया ऑनलाइन वालों को भी? जी भाई जय, बिल्कुल। नहीं आया, ये समझ में आ गया कि ए जो है वो ए जो भेज रहा है वो इंग्रेस है, जो ले रहा है इंग्रेस है, इंग्रेस है। ये तो हाँ ये देखो, हमें एंड पॉइंट आईडी EID का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हर जो एक नेटवर्क किसी राउटर के साथ होता है उसको हम EID कहते हैं। तो इसका EID ये है, इसका EID ये है, इसका EID ये वो तो क्लियर है, वो समझ में आ गया। वो आ वो गया। रिक्वेस्ट जनरेटर है ना, वो रिक्वेस्ट। हाँ मतलब आपके ट्रेडिशनल नेटवर्क है ना, मतलब एक अलग है, ठीक है। अब आ गया टनल राउटर। बाय डिफॉल्ट लिस्ट में हर राउटर टनल राउटर कहलाता है। टनल राउटर की दो किस्में होती हैं, चार किस्में होती हैं। टनल राउटर एक किस्म होती है ITR और एक होता है ETR। ITR होता है इंग्रेस टनल राउटर, जहां से रिक्वेस्ट जाती है, जहां से टनल बनता है, यानी कि जो ओरिजिनेट कर रहा होता है जहां से ट्रैफिक, उसको हम कहते हैं इन ITR। और जहां पे डेस्टिनेशन पे जा रहा होता है उसको हम कहते हैं ETR, ठीक है। लेकिन दोनों किसके, एक ही की किस्म है टनल राउटर की। तो रिक्वेस्ट यूं जा रही है ना, तो हम ए को क्या बना देंगे? ITR, और वहां पे पहुंचेगा तो वो ETR बन जाएगा। अब जो वो रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो ITR बन जाएगा और ये ETR बन जाएगा। यानी कि जो टनल में घुसता है वो इंग्रेस होता है, इंग्रेस होता है। भाई मोटरवे पे आप चढ़ते हो तो रैंप पे चढ़ते हो ना आप, तो वो जिससे आप मोटरवे ज्वाइन कर रहे होते हो ना, वो जी। इंग्रेस होता है। वो बिल्कुल एंट्री है आपकी, इंग्रेस है वो। और जहां से आप एग्जिट लेते हो ना, जिससे जंक्शन 42 से, तो वो एग्जिट करता है तो ईग्रेस हो जाता है वो बेसिकली। यस। तो इनग्रेस और ईग्रेस जो है ना बेसिकली Exit हो गया ना आपका। एंट्री और बस सही है, पहुंच गया, मैनचेस्टर आ गया भाई, मैनचेस्टर आ गया। आ गया, मैनचेस्टर आ गया। जंक्शन 29 से एग्जिट लेना है मैनचेस्टर के लिए आपको, वो ईग्रेस ठीक है ना। जंक्शन 29 से ईग्रेस जाना है आपको। अब जो शर्त है वो शर्त ये है कि आपका जो ITR जो ETR होता है ना, वो जो लिस्ट के अंदर के होते हैं वो अपने इंफॉर्मेशन, अपने कनेक्टेड नेटवर्क उस सर्वर में ऐड करवाते हैं कि यार ये हमारे नेटवर्क है, तुम रख लो। यानी एक सेंट्रल जगह रख गई है उस नेटवर्क में, जिसको भी जहां जाना होता है। अगर उसके पास, और अब जब उसके पास अपनी इंफॉर्मेशन नहीं है, पहली दफा नया रूटर बनाया भी, तो उसने उसको मैसेज पूछा कि भाई कहाँ है, उसका जवाब आया, उसने अपने पास कैश कर लिया अपनी मेमोरी में। अब जो अगली दफा है वो फॉरवर्डिंग प्लेन से चला जाएगा, ठीक है ना। और जो दूसरी रिक्वेस्ट आएगी वो तो अब नहीं बनेगा दोबारा, ये सब, ये तो कैश हो गया उसका इंफॉर्मेशन। ओके, अब सवाल ये है कि अगर इसके पास एक रिक्वेस्ट उसने उस नेटवर्क पे भेजी है जो आउटसाइड लिस्ट पे, जो लिस्ट का हिस्सा नहीं है, तो उसमें क्या होता है?
उसमें होता ये है कि ए ने एक नेटवर्क है यहाँ पे 99 जो नॉन लिस्ट है, उसको ट्रैफिक भेजनी है, उसको नहीं पता कि डी का आईपी क्या है, उसने तो MRMS को भेज दिया रिक्वेस्ट। जो उसने रिक्वेस्ट भेजी, अगर मैं इसको मिटा दूं इस चीज को, इसने इसको भेजी, इसने वो ढूंढा, इसने बोला नहीं मेरे पास नहीं है, तब वो क्या करेगा, वो उसको नेगेटिव रिप्लाई देगा। नेगेटिव रिप्लाई कहते हैं, यानी कि नाम है। सही। तो ये क्या करेगा, डिस्कार्ड कर दे? नहीं, वो कहता है रुक जाओ, मैं अपने PXTR प्रॉक्सी एक्सटर्नल को भेजता हूं, जो ये है, मैं इसको भेजता हूं। हो सकता है ये नेटवर्क लिस्ट के नेटवर्क से बाहर हो, Amazon वाला गूगल क्लाउड पे जाना चाह रहा है। ये जो लिस्ट नेटवर्क है Amazon का एक बना हुआ है, ठीक है। हम जो भी करते हैं उसी लिस्ट नेटवर्क के अंदर करते हैं। जब भी Amazon की एक आयरलैंड से अमेरिका ट्रैफिक चली जाती है, क्योंकि वो विद इन एक लिस्ट डोमेन है। लेकिन अब पहली दफा हो रहा है कि Amazon वाले ने गूगल क्लाउड से बाहर बात करनी है। वो उस गूगल की तो इंफॉर्मेशन Amazon के पास नहीं होगी, तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि अच्छा रुक जाओ, यहां से नेगेटिव रिप्लाई आया है, इससे पहले मैं पीछे रिजेक्ट कर दूं पैकेट, मैं अपने प्रॉक्सी एक्सटर्नल राउटर पे भेजता हूं। अब PXTR के प्रॉक्सी टनल के भी दो मोड है, IXTR एंड EXTR। वो सेम प्रॉक्सी फंक्शन टनल राउटर को क्यों भेजता है बिफोर रिजेक्टिंग? प्रॉक्सी टनल का मतलब है कि जो नेटवर्क शायद, क्योंकि देखो प्रेमिसेस क्या है, जो आपने अज्यूम किया हुआ है कि मेरा जो लिस्ट नेटवर्क है जिसमें 10,000 राउटर लगे हुए हैं या 20,000 राउटर लगे हुए हैं, ये सब ने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है इस MRMS सर्विस से। अगर इसके पास एक राउटर ही होता है MRMS, सर्वर है, नॉट राउटर, सर्वर, सर्वर, ये वो कंट्रोल प्लेन सही हो गया, ठीक है। ये जो है, अगर मैं कोई नेटवर्क कहीं पे भेज रहा हूं और इसके पास एंट्री नहीं है, इसका मतलब 99.9% ये है कि ये जो राउट है ये आउटसाइड माय डोमेन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं राउट ही निकाल दूं क्या? अगर मेरे पास नहीं है तो किसी के पास नहीं है। तो वो कहता है मैं फिर प्रॉक्सी सर्वर के पास भेजूंगा, PXTR के पास, टनल राउटर के पास, जो दुनिया से इंटरनेट से बात कर रहा है। अच्छा, इसलिए भेज रहा उधर। लिस्ट काम करता है डेटा सेंटर नेटवर्क में ना, लेकिन आपको तो इंटरनेट पे जाना है। तो अगर वो तो यानी कि Amazon वही सर्विस दे सकता है जो Amazon का IP है, बाकी तो सब पप्पू चुम्बू हो जाएंगे। वो डिफॉल्ट रूट यूज कर लेगा हिसाब से, वो PXTR को भेजेगा। PXTR दो तरीकों में आता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। डायरेक्ट जिस पे जाना है वही PXTR बनेगा या कोई भी बन सकता है ना, जिसको अब यानी कि आप ये कह रहे हो कि एक ही कॉन्फ़िग में दो IPs डले हुए हैं, एक डला हुआ है MRMS और एक डला हुआ है PXTR। वो इसको भेजता है, अगर नेगेटिव रिप्लाई आता है तो वो उसको भेज देता है। ये IP, ये भी एक सर्वर है, एक IP है जो कॉन्फ़िगर्ड है, और एक मतलब 10 PXTR हो सकते हैं, एक मतलब, लेकिन डिफाइंड होगा आपके नेटवर्क, आपकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइंड होगा। तो A ने D को भेज दिया। अच्छा, D वो था जिसपे BGP चल रहा है और वो दुनिया से बात कर रहा है, सही है। उसने वो थ्रू D आपके बाहर के नेटवर्क से बात हो रही है अब किसी तरह। लेकिन आपने इंटरनल Amazon के, अब देखें ना, Amazon के 10,000 रूटर लगे हुए हैं। नॉर्मली आप सब पे BGP चलाते नहीं चलाते। अब आपने क्या किया, इंटरनल आपने पूरे Amazon के अंदर BGP नहीं चलाया, आपने लिस्ट के ऊपर लिया है उसे। जो रूट्स बाहर जाएंगे, जो Amazon से बाहर के हैं, वो वहां पे BGP है। तो नॉर्मली हर एक पे BGP चलाना डजंट मेक सेंस, राइट? या नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, लेकिन अगर आपके वो लिस्ट ना हो तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा ना। हाँ, फिर हाँ।
फिर तो आपके हर राउटर पे बीजीपी चलेगा ना, आपको राउट्स तो शेयर करने हैं, वरना कैसे पता चलेगा कि कौन हाँ, कहाँ पर है। absolutely. तो ये तो एक किसी तरीके से प्राइवेट नेटवर्क भी बन जाता है, फिर लिस्ट भी होता है। एक आपने जो अपना नेटवर्क बना लिया है MS और MR करके, एक प्राइवेटली बना लिया ना सारा, अपने राउटर्स को आपस में कम्युनिकेट करा लिया टनल से ना। टनल, वही ना, टनल से। हाँ, तो लिस्ट टनल को यूज करता है, जी, नेट को नहीं, नेट को नहीं, टनल को यूज करता है। टनल को यूज कर रहा है। मतलब कि आप प्राइवेट नेटवर्क पे, जो नवेद पहले बात कर रहा था कि वीपीएन जो होता है, एक वीपीएन ही बना हुआ है ना, कि आप प्राइवेट नेटवर्क से दूसरे के प्राइवेट नेटवर्क पे बात कर रहे हैं जीआरई टनल के ऊपर, लेकिन इसकी रूटिंग कैसे पता चल रही है, मतलब उसकी क्या अभी रूटिंग बीजीपी पे चल रही है, ओएसपीएफ पे चल रही है, तो उस पे उन्होंने एक सेंट्रलाइज सर्वर कर दिया है जो ये बताता है कि यार आप राउट्स मत देखें, आप सिर्फ ये देखें कि ये राउटर कौन सा है, उस राउटर पे चले जाएं, वो बाकी सारे डीइंकैप्सुलेट कर देगा आपके पैकेट्स टनल पे, जीआरई के सारे आईपीसेक के सारे, अंदर से क्या निकलेगा, ओरिजिनल आईपी हेडर, जिसमें डेस्टिनेशन आईपी ये होगा, सोर्स आईपी एड्रेस ये होगा, सही, आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी। सही। वैसे भी वो आर लॉक और EID से जो हमारे MS बने होंगे ना, उसमें डाटा होगा, डेटा हो, उसे एनकैप्सुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो सिर्फ वो आर लॉक और उसकी EID देखेगा और वहां पे डाटा भेज देगा। हाँ नहीं, इन दोनों के दरमियान तो कोई इनकैप्सुलेशन नहीं है। हाँ, वही मैं वही कह रहा हूँ ना, इन दोनों की तरह नहीं, ये तो एक सिग्नलिंग है, सिग्नलिंग है। आईपी सेक के ऊपर है, इंक्रिप्टेड होती है, सही, मतलब प्लेन नहीं है, बिल्कुल, मतलब ये कॉन्फिडेंशियल, मतलब लेकिन टनल नहीं है, टनल। मतलब आप समझ रहे हो कि भाई एक इंकैप्सुलेट किया हुआ है, एक रिक्वेस्ट भेजी एमएस को कि भाई बताओ ये मुझे यहाँ जाना है, इसका कौन सा किसके पास है बंदा। तो ये तो सेम वही सेफ वाला सोने लग रहा है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ इधर टनल आ गई है। सेफ में भी तो यही होता है ना, वो एक उसमें सेफ के अंदर भी वो बताता है कि यहाँ पे पहले रूट फाइंड आउट करो, अगर मिल गया तो सीधा भेजना शुरू कर देता है। नहीं, लेकिन आप सेफ तो एक मैकेनिज्म है रूट टेबल का जी, वो रूट टेबल आ कहां से रहा है, मतलब वो तो अंदर की मैकेनिक्स है ना, ये अब आउटसाइड की मैकेनिक्स है। जब वो डेटा आया उसने अपने सेफ में डाल दिया, बिल्कुल ऐसा ही है। वो हमने तो वो अंदर की कहानी है, ये बाहर की कहानी है। मैं समझ गया। अब लेकिन अब वहां पे उस नेटवर्क पे आपको जाना था 99 पे, जो आपके लिस्ट नेटवर्क पे नहीं आता, तो आप क्या करते, आप कहते कि अगर यहाँ से नेगेटिव रिप्लाई आया है तो मैं अपने प्रॉक्सी टनल राउटर के ऊपर भेजता हूँ, प्रॉक्सी टनल राउटर मुझे बताएगा जहाँ पे उसके पास और जो बीजीपी का नेटवर्क चल रहा है कि ये इसको मैं कहां से लेके जाऊंगा। वैसे पहले भी कंफ्यूजन ये हुई थी कि जो 99 है वही प्रॉक्सी वाला है, नहीं बल्कि वो और है कोई आगे नेटवर्क है। अगर ए ने हाँ मतलब ऑफ कोर्स, मतलब ये 99 इसके ऊपर नहीं है, वो कहीं और है, वो नॉन लिस्ट राउटर पे कहीं है, सही है ना। यस, तो लेकिन पीएक्सटीआर की भी दो फॉर्म है, तो अगर आपको डी समझ में आ गया तो अब ये देख लेते हैं सी और बी क्या है। ये था IXTR और ये था EXTR फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अगर 99.99 कहीं एग्जिस्ट करता है तो वो आपका जो राउटर जिस राउटर से निकलती है ना, उस राउटर का फंक्शन बन जाता है EXTR, बाहर निकल रही है ना। यानी कि आप क्या कह रहे हैं, आप जा रहे हैं लिस्ट नेटवर्क से नॉन लिस्ट नेटवर्क के ऊपर, ये कर रहे हैं ना। आपका ये लिस्ट नेटवर्क था, आप जहां खाना चाह रहे हैं नॉन लिस्ट नेटवर्क, तो किसके थ्रू जाएंगे, EXTR के साथ। यस, अब एक बंदा बाहर से गूगल से अमेज़न में आना चाह रहा है, अब किसी ने जॉब करने आ रहा है, हाँ सर जॉब करने आ रहा है, मैनचेस्टर से वो लंदन आ रहा है, इतने बुरे दिन आ गए बेचारे के हैं, तो वो यहाँ से आ रहा है रिक्वेस्ट, बाहर से बंदा क्या बोलो पाकिस्तान चला जाए, इमरान खान ने बोला ना सारे बाहर से लोग पाकिस्तान आएंगे काम करने, आगे भाग गए ना, आगे पहुंच गए। 4 चर्सी पकड़े गए भाई यूनिवर्सिटी के बाहर से, वो उस जॉब की बात कर रहे हैं। बाहर से आया राउटर, अब रिक्वेस्ट आ रही है बी के ऊपर, अगर बी उस रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करता है तो वो IXTR बन जाता है, इंग्रेस, यानी इंग्रेस जहां से टनल बनेगा, ठीक है। अब बाहर एक राउटर लगा हुआ था, उसने भेजा बी को,
बी ने वही काम किया, एमआर से बात करी, लेकिन वो तो नॉन लिस्ट है। हैं? लेकिन वो तो बी नॉन लिस्ट नहीं है, बी IXTR है, वो एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है जो नॉन लिस्ट पे, जो राउट एज पे लगा हुआ राजन। ओके, चलो मतलब ये ग्रुप ऑफ जेंटलमैन है बेसिकली, वो एक नहीं सही है सर। ना ना भाईजान, चलो कोई टेंशन नहीं है, हाँ सर, राजी कोई करेक्शन टेंशन ये भाई इन्होंने भाई। घबराना तो है ही नहीं, आप लोगों ने घबराना तो है ही नहीं। ओके, बी ने बेसिकली कराची क्लब की मेंबरशिप ली हुई है, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो भाई शादी हॉल मिल जाएगा आपको। हाँ ये आपका लिस्ट नेटवर्क है, सही। ठीक है, ये लिस्ट नेटवर्क है जिसमें आपका ये राउटर है ए, ये राउटर है आपका जी, ये राउटर है आपका बी। सही। अब इसके बॉर्डर पे कुछ राउटर लगे हुए हैं, एक यहां लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है, ठीक है, ये है एम और ये है एन। सही। बीच में आपका MSR MSMR है, ठीक है। सही। जब एक नेटवर्क जो लिस्ट का था दूसरे लिस्ट के नेटवर्क पे जा रहा था, तो उसकी पहली रिक्वेस्ट यहां गई, यहां पे आई, उसने उसको बताया, ये क्या था, सिग्नलिंग हुई कंट्रोल प्लेन, और डेटा यहां से यहां पे चला गया। सही। ये हमें समझ में आ गया। अब जब ये हो गया तो उसने अब ये रूट अपडेट कर लिया, अगली रिक्वेस्ट MSMR की पढ़नी जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, सीधा A to Z बात हो जाएगा। सही। अब ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड है बाहर की दुनिया में, सही। वो है 99.99। सही। अब आपको बाहर जाना है, इसने इसको भेजा, जी। अब जिसने आर 2 बात कर रहे हैं, उसने उसको नेगेटिव रिप्लाई दे दिया जी। कि भाई मेरे पास नहीं है इसकी। सही। वो ये प्रॉक्सी राउटर को भेजता है, सही। वो कहता है हाँ मेरे पास है, मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो उसका डेटा कैसे जाएगा, उसका डेटा यहाँ से जाएगा, टनल बनेगा A से N तक, लेकिन अब N से वहां तक कोई टनल नहीं बनेगा, वो नॉर्मल BGP यूज होगा। सही। ठीक है, बिल्कुल सही। इस केस में ये क्या बन गया, EXTR, क्योंकि ये ईग्रेस प्रॉक्सी राउटर है जो बाहर की दुनिया में निकाल रहा है ट्रैफिक, टनल GRE खत्म करके बाहर की दुनिया में निकाल दी। अब इसी से लेके आप GT रोड पे आ गए, GT रोड पे आ गए। अब अगर आपको अब वापस इसी राउटर से आ सकते हैं, लेकिन मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ फर्क के लिए, अब आपकी रिक्वेस्ट कहीं दुनिया में राउटर लगे हुए थे, वो आपको भेजते हैं यहाँ से, हो गया। तो ये क्या बन गया, IXTR। अब ये सिनेरियो 3 हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। अब जब M के ऊपर आएगा तो M क्या करेगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा इसके ऊपर, MXTR के ऊपर, MXTR भेजेगा A के ऊपर कि भाई तुमसे कोई बात करना चाह रहा है, ये उसको भेजेगा। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, जब ये इसको M को भेजेगा ना, तो ये M से पूछेगा कि जो ट्रैफिक तुम भेजना चाह रहे हो मेरे पास, वो लिस्ट नेटवर्क की है या आउटसाइड द लिस्ट नेटवर्क की है। M उसको कहेगा ये आउटसाइड द नेटवर्क की है, वो कहेगा ठीक है, मैं डायरेक्ट उससे बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे थ्रू बात करूंगा उससे, क्योंकि ये है बॉर्डर गेटवे जो बॉर्डर पे लगे हुए। तो ये क्या करेगा, ये इससे बात करेगा और वो उससे बात करेगा, वो मतलब जैसे भी बात करेगा, इन दोनों के आपस में टनल बन जाएगी, लेकिन बाहर टनल नहीं बनेगी। समझ आ रही है? यह है लिस्ट। इंटरनेट पे अभी तक आया नहीं है क्योंकि इसकी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, वरना आप कहना चाह रहे हैं कि दुनिया के सारे राउटर अपने सारे राउट्स अनिवार्य कर दें एक ही सर्वर के ऊपर या MRMS के ऊपर। अगर कॉन्सेप्चुअली ऐसा हो जाए तो फिर तो बहुत आसान है, हम सब मल्टी होम्ड हो जाएंगे, डिफॉल्ट गेटवे का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, हम अपने राउटर से सीधा
MRMSP पे भेजें, वहां से रिस्पॉन्स आ जाए कि भाई तू सीधा अपना टनल यहाँ से बना दे bt.com पे, bt.com में ज्यादा चलेगा, बीच में सारे पप्पू चप्पू होगा, बीच में इंटरनेट पे नहीं आया। डेटा नेटवर्क, डेटा सेंटर नेटवर्क में जो कंट्रोल विद इन वन डोमेन वन कंपनी है, HSBC वाले सारा कर सकते हैं, बार्कलेस वाला ही सारा कर सकते हैं, तो उनको पता है, उनका कंट्रोल है, उनको पता है कि हमारे ITR इंग्रेस इग्रेस राउटर कौन है, हमारे बॉर्डर गेटवे कौन कौन से हैं जो बॉर्डर पे बैठते हैं। अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, उसमें आपको चाहिए होता है फैब्रिक, उसमें आपको चाहिए होता है लिस्प, आपको उसमें चाहिए होता है VXLAN, आपको चाहिए होता है अंडरले, और आपको चाहिए होता है ओवरले। ये कंपोनेंट्स बनते हैं जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क बनता है। लिस्प को बनाने के लिए आपको ये सारे अज्जा चाहिए होते हैं, जिसमें है मेन है XTR, और आपका है PXTR, और MRMS, और EID, ये ब्लॉक। तो अगर कॉन्सेप्ट इतना याद रख लें आप लोग कि लिस्ट में ये 4 चीजें चाहिए होती हैं, और इनके फंक्शंस क्या हैं, किसको हम इंग्रेस कहते हैं, किसको इग्रेस कहते हैं, किसको प्रॉक्सी इग्रेस कहते हैं, किसको प्रॉक्सी इंग्रेस कहते हैं। MRMS का काम करता है, मैं समझता हूँ कि आप CCNP आपको निकल गया। तो ये टनल राउटर, इसको हम टनल राउटर कहते हैं, सब टनल राउटर है। सही है। अब टनल राउटर के फंक्शन चेंज हो जाते हैं। फर्ज करें आप एक राउटर को बनाते हैं कि जो सिर्फ जहां से अंदर ट्रैफिक आएगी, सही, वो कभी बाहर नहीं भेजेगा, वो सिर्फ अंदर की ट्रैफिक लाएगा। एक को बनाते हैं, इससे सारी निकलेगी बाहर, वरना एक ही राउटर है, निकल भी रही है, आ भी रही है। सही है। मतलब जो लिस्ट के अंडर सारे राउटर्स आते हैं, वो सारे टनल राउटर कहलाते हैं। वो टनल राउटर कहलाते हैं, क्योंकि वो I और E दोनों काम करते हैं ना। और I और E फर्क से करता है कि ओरिजिनेट कौन कर रहा है ट्रैफिक। जो ट्रैफिक ओरिजिनेट करता है वो ITR बन जाता है, इंग्रेस टनल राउटर। जो निकाल रहा होता है वो करता है, क्योंकि फर्क क्या है, जो इंग्रेस कर रहा है वो इंकैप्सुलेशन कर रहा है, जो निकाल रहा है वो इग्रेस, वो डी इंकैप्सुलेट कर रहा है, वो टनल्स के हेडर्स को हटा के ओरिजिनल पैकेट निकाल रहा है। बिल्कुल सही। तो प्रॉक्सी का सर थोड़ा सा कंसेप्ट बताएं, प्रॉक्सी क्या कहते, किसे कहते हैं? ये वर्ड जो अक्सर लिखा होता है उस पे ना, प्रॉक्सी का। सर प्रॉक्सी हम कहते हैं हम जंग कर रहे हैं किसी से। कोल्ड वॉर प्रॉक्सी जंग थी। एक जंग होती है अमेरिका सोवियत लड़ पड़े, प्रॉक्सी जंग लड़ी है अफगानिस्तान में। लड़ कौन रहे थे? अमेरिका और सोवियत। लड़ किसके थ्रू रहे थे? पाकिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू। आप समझ रहे हो मेरी बात? यह है प्रॉक्सी, कि आप जो काम करना चाह रहे हो किसी के थ्रू कर रहे हो। एग्जाम्पल भी आर्मी की दी है भाई आज ऐसा चमकते हुए आया, अभी कैमरा बोर्डूंगा तो आप कहेंगे यार अब चमकते हुए कैसा, वैसे का वैसे। कोई और सी एग्जांपल लेते हैं, आपकी क्लास ना बंद हो जाए कहीं। थोड़ा मेकअप कर लेता हूं। नहीं, मैं जब भी इंटरनेशनल पे ले गया, मैं डोमेस्टिक में तो कंट्री में तो मैं तो लाया ही नहीं। मैं तो भाई सोवियत अमेरिका की बात कर रहा हूँ यार। पर अंकल सैम भी हो सकते हैं, जैसे साहब भाई इधर बैठे हुए थे और कैसे वो काम कराते थे, तो वो प्रॉक्सी से काम होता था। प्रॉक्सी का बात खाली फिर क्लास तक नहीं रहेगी, फिर तो आपका जूम भी बंद हो जाएगा फिर तो। बिल्कुल। तो ये था आपका क्या चीज, लिस्ट। अब लिस्ट पे आपने प्रॉब्लम क्या सॉल्व करे? लिस्ट पे आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी कि आप हमेशा अभी तक लिख रहे हैं कि आपका ये डेटा है, डेटा के आगे ओरिजिनल आईपी हेडर है, जिसके अंदर 2 चीजें होती हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इसको आपने महफूज किया, इसके ऊपर आपने GRE का फ्लैग चढ़ाया, उसके ऊपर आपने इसको IPsec का अगर सिक्योरिटी चढ़ा दी और भेज दी। पहले IPsec खत्म हुआ, GRE खत्म हुआ, अंदर से खत्म हो गया, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया।
लेयर 2 का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया अभी तक आपने। लेयर 2 वो खत्म हो चुका था। लेयर 2 की इंफॉर्मेशन आपने नहीं भेजी है। लेयर 2 की इंफॉर्मेशन मतलब VLANs, वो आप सॉल्व करेंगे VXLAN में। तो आपका कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन बनता है कि मैं एक नेटवर्क से सारी इंफॉर्मेशन लेयर 2 की, जिसमें VXLAN है, VLAN है, उसकी आईडीज है, क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर उस पर लगी हुई है, वो उसके ऊपर IP हेडर, वो उसके ऊपर GRE, वो उसके ऊपर IPsec, पूरा भेज दूं दूसरे नेटवर्क में, और जब वो खोले तो उसके पास मेरी पूरी इंफॉर्मेशन हो। यह है कंप्लीट पिक्चर। तो अब हम आते हैं VXLAN के ऊपर। लिस्ट पे किसी को कोई सवाल है तो अभी पूछ ले। और भाई किसी को अगर प्रॉक्सी पे सवाल है तो वो मुझसे अभी पूछ ले। फ्रेश है, फ्रेश। प्रॉक्सी की भी मेरे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है अभी। एग्जांपल दे, एग्जांपल दे। एग्जांपल सुनाइए यार, मजा आता है आपकी एग्जांपल का। भाई मिसाल के तौर पे आपने क्लास अटेंड कर रहे थे, आपने कहा यार मुझे टुल्ला मारना है इस क्लास का। आपने भेज दिया अहमद भाई को कि अहमद यार तू एक काम कर, जब टीचर बोले ना आसिम भाई प्रेजेंट, तो अहमद भाई पीछे से ना आवाज लगा दें प्रेजेंट, तो आपकी प्रॉक्सी लग जाएगी। सही। तो अहमद भाई ने आपकी जगह पे काम कर दिया असल में। वो आप घर में बैठे हुए चाय। मैं आपको अच्छी एग्जांपल देता हूँ। बेगम ने भाई पॉज कर दो भाई पहले वीडियो। नहीं, बेगम ने आपको सुनानी है। उन्होंने सामने वाले बच्चे को पकड़ा, उसको तुम दिया, समझ आ गई। शादी उठाई और सौदा लेने चले गए हम। जब शादी आए पहले दिन तो मुर्गी हलाल कर दो, है उसके सामने नीता को डर गया। अहमद भाई ये इससे अच्छी एग्जांपल आज की क्लास की हो ही नहीं सकती कोई। VXLAN। और सौदा भी जब लेने गए जब आपकी क्लास होती है। हाँ यार मैंने लेट फिनिश किया। ऊपर जाए जावे। जज्बी बेचारा अभी गाफिल है इन चीजों से, तुझे इसका लज्जत नहीं पता। जज्बी के लिए जो ना वो क्लास वाली प्रॉक्सी की एग्जांपल काफी है। ओके, वो है भी या नहीं? गाड़ी में था। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा VLAN के ऊपर। VLAN हमने पढ़ा था, लेयर 2 कॉन्सेप्ट है जो स्विचिंग पे होता है, ठीक है। 12 बिट्स 4096 आपकी VLAN आईडीज है। इसको समझे। अब हम Amazon का नेटवर्क बढ़, Amazon का एक स्विच है, एक स्विच 1 है, उस पे एक कस्टमर है, उसकी VLAN आईडी 102030 है। अब जाहिर सी बात है उसकी ट्रैफिक ज्यादा है, तो उसने एक स्विच 2 और ले लिया है, उस पे भी उसकी 102030, दो स्विच पे एक कस्टमर चल रहा है और एक कस्टमर की 3 आईडी वो चल रही है। अब एक कस्टमर और आता है, उसको आप दे देते हैं 40-50, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? आपके पास मैक्सिमम है 4096, बीच में से थोड़ा सा वो निकाल लो, रिजर्व वगैरह डिफॉल्ट निकाल लो, लेकिन फिर भी 4000 के करीब है। अगर आपके पास 100 कस्टमर्स हैं और 100 VLANs वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास कितने हो गए? फर्क हो गया। तो 100 कस्टमर लाना मुश्किल है। मिलियंस ऑफ कस्टमर चल रहे हैं आजकल, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड Amazon के कस्टमर हैं। और आप जब कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो आपको नया VLAN मिलता है। तो ये चीज स्केलेबल थी नहीं। पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश क्या करी गई कि अब एक नया कस्टमर आता है, कस्टमर X, उसको भी आप दे देते हैं VLAN 10 और VLAN 20, लेकिन फिर आप ऐसे रूल लिखते हैं ट्रंक के ऊपर कि ये VLAN यहां ना जाए और उसकी VLAN की इंफॉर्मेशन यहां ना है।
क्योंकि देखे ना ये दूसरा, लेकिन एक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के आपने रूल्स बनाए हैं कि किस राउटर से किस स्विच से दूसरा स्विच पे, जैसे हम ट्यूनिंग करते हैं जिसे, लेकिन मैनेजेबल नहीं है, ये डायनेमिक नहीं है, आप ग्रो नहीं कर सकते इस तरह। तो जैसा लिस्प सिस्को ने एक अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोचा था, इसी तरह वो VXLAN के ऊपर आए। तो VXLAN के ऊपर वो ले आए रेंज अब 24 बिट, जो ने 16 मिलियन देता है आईडीज। खाली VXLAN को खाली VLAN के लिए समझना थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि VXLAN का बड़ा फायदा यह है कि VXLAN के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया, वर्चुअल नेटवर्क आइडेंटिफायर, VNet, VNI। ये VNI क्या है? VRF क्या होता है फिर? वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन है वो, VRF रूटिंग फंक्शन है ना। VNI का मतलब हुआ कि HSBC को आपने एक VNI दे दी है 100, और उस 100 के अंदर 16 मिलियन VLAN चल रहा है, और ये नंबर 100 वाला 60 मिलियन तक जाएगा। आप समझे? अब अगर मैं ये कहूं कि एक HSBC है और ये यूके है और ये हांगकांग है, और जैसे किसी ने कहा कि उसकी 2000 ब्रांचेस हैं, हर 2000 ब्रांच में उसकी एक VLAN है, लेकिन वो VLAN जो 10 है वो मैप्ड है VNI के साथ जो 100 है। सेम उधर भी VLAN बनी हुई है, लेकिन वो 101 के है, 100 है। तो आइडेंटिफायर अब क्या है? VNI है। इनका VNI सेम नहीं होगा किसी का, ऑफ कोर्स VNI डिफरेंट होगा। लेकिन जब आपका बोलो, VLANs की नेटिंग है बेसिकली, VLANs की नेटिंग है, यस। यानी कि आपने VLAN के ऊपर भी एक खौल चढ़ा दिया। GRE में हमने क्या किया था, IP हेडर के ऊपर एक खौल चढ़ा दिया था ताकि ओरिजिनल आपका कंटेंट बचा रहे। अब आपने VLAN के ऊपर भी एक चढ़ा दिया VNI का, सही, और उससे आपके वो बढ़ जाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट्स है जो यहाँ पे सिर्फ बुक में इतना ही दिया, लेकिन इसको अब हम यूज करेंगे अपनी राउटिंग में, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स में। सर आपने बताया था कि जब ये राउट बाय जाता है, राउटर से पे जाता है, तो ये VLAN तो खत्म हो जाती है ना, VLAN कंसेप्ट तो खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन अब VNI है, VNI है। अगर बुक में आप पढ़ें तो VNI का उन्होंने हेडर दिया है, दिखाइएगा बुक। अगर अब जो हमारा लेयर 2 पे फ्रेम जाता है, उसमें VNI का हेडर भी होता है। VXLAN का हेडर भी होता है, VXLAN जो फ्रेम के ऊपर VXLAN का भी। यस। अब हमारा अब हमने इतना पढ़ लिया है, तो अब हमारा देखा हमारा क्या जाता है, डेटा, ओरिजिनल IP हेडर, ठीक है, ओरिजिनल ईथरनेट हेडर, ये तो हमारे में होते ही ना, ईथरनेट वगैरह तो होते ही ना। अब इसके ऊपर लगेगा VXLAN, सही, VXLAN UDP हेडर सही। जो 500 है। ESP का भी 50 था ना, उसका 50 हाँ, था, उसका 50 था। 50 था। VXLAN IP हेडर, माशाल्लाह।
आईपी भी इसके ऊपर जी। अगर लिस्प है तो आगे जीआरई फ्लैग, जीआरई आईपी, आईपी सेट। अब अगर आईपी सेक है तो अब आप लगा ले ईएसपी ऑथ और आईपी सेक हेडर। ठीक है, इतना बड़ा पैकेट आपने कर दिया, लेकिन ये तो खत्म हो गया। लेकिन जब वहां पे निकला तो उसके बाद VXLAN के अंदर VLAN और दूसरी VNet की इंफॉर्मेशन है। तो ये पूरा फ्रेम एज इट इज विदाउट चेंज आपको निकला है एट द कॉस्ट ऑफ एडिशनल हेडर। अगेन सवाल ये कि ये चीज हम कहां यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। अब मैं अगर आपको बोलूं भजन एक स्विच है, आपने नवेद भाई के घर पे लगाया हुआ है और एक स्विच यहां लगा हुआ है। सोचें इस बात को, उस दिन वो तो चलो डीएचसीपी एक में 2 सर्वर लगाए हुए नवेद ने अपने स्विच पे VLAN 10 और 20। मेरे पास 2 पीसी लगे हुए 10 और 20 वाले। मैं कहता हूं उसे 10 से बात कर सकता है, 20 से बात कर सकता है। VLAN के ऊपर ये मैं आईपी हेडर से कैसे करता। जितने लोग ऑनलाइन बैठ रहे हैं उनको ये सवाल समझ में आया मेरा? भाई वो तो फिर होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो नहीं आया। तो लेयर 3 के ऊपर होती है ना सर मैं वही तो कह रहा हूं ना, VLAN तो चल रहा है आपका लेयर 2 पे। आपका नेट था, नेट के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि आपकी ट्रैफिक पहुंच रही थी वहां पे, हाँ कंट्रोल खत्म हो गया था। मेरे घर में स्लाव में एक स्विच लगा हुआ है, उस पे एक VLAN 10 है और एक VLAN 20 का पीसी लगा हुआ है। जी भाई। यस। और एक नवेद के घर में मैनचेस्टर में लगा हुआ है स्विच, यहाँ पे VLAN 10 है, उसके पास भी VLAN 20 है और यहाँ पे भी उसके पे 2 पीसी लगे हुए हैं, उसके लगे हुए X Y और मेरे लगे हुए A और B। ठीक है। अच्छा फर्ज करो, मान लो कि एक लंबी केबल लगी हुई है हमारे स्विच में और ये है ट्रंक। ठीक है। अगर ये ट्रंक है तो क्या मैं A से X को पिंग कर सकता हूँ या नहीं? कर सकते हो। B से Y पिंग कर सकता हूँ या नहीं? कर सकता हूँ ना। कर सकते हो। अच्छा, लेकिन या तो मैं कितने 300 किलोमीटर तो 400 किलोमीटर तो होगा यहाँ से नवेद के घर। 400 माइल्स में बता देता हूँ भाई, 230। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया राउटर 230 माइल है। उस दिन मैं गया 200 पूरा 200 माइल से जो गया हूँ ना। आप घर तक नहीं पहुंचे ना हमारे भाई। और घर तक नहीं। हाँ 30 मिनट पहले था। अब यहाँ पे राउटर आ गया और वो उस दिन जो पता नहीं जसबी है नहीं है, जो उस दिन बात हो रही थी जसबी के साथ, और मैं ये कह रहा था ये VLAN लेयर 3 का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही उसी दिन की बात मुझे याद है। अब इन दोनों में अब जब मैं यहां से A से मैं चाह रहा हूं कि पिंग करूं X, हो जाएगा। अगर मैं नेटिंग पे भी बनाता हूं तो यहां से नेट रूल बन जाए, वो यहाँ पे आ जाए। अगर मैं GRE टनल भी बनाता हूं फिर भी हो जाएगा, लेकिन विदाउट VLAN हो जाएगा, क्योंकि मैं मेरे GRE टनल में IP से IP कॉन्टेक्ट हो रहा है। ये कैसे मैं उस पर सिक्योरिटी लगाऊंगा कि क्योंकि A VLAN 10 का हिस्सा है और X VLAN 10 का हिस्सा, Y VLAN 20 का हिस्सा है, ये आपस में बात नहीं कर सकते। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट दोस्त तो वही वाली बात है ना, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आप हर IP पे लगा रहे हो। आप समझ रहे हो? मतलब जो GRE ने एक सवाल छोड़ दिया आपको सॉल्व करने वाला भी, कि राउटर के ऊपर VLAN की इंफॉर्मेशन गई नहीं, जब गई नहीं तो वो खुल गया आपस में बात करना। यानी कि अगर मैं GRE टनल भी बना लूं यहाँ पे तो मेरा दोनों पीसी से बात कर सकते हैं। क्यों इजाजत हो सकता है, नहीं हो सकता? यप। राउटर लगे फिर तो हो सकता है। अब अगर मैं VXLAN के ऊपर ले आऊं और मैं वो VXLAN के अंदर अपने VLAN 10 और VLAN 20 की इंफॉर्मेशन भेजूं यहाँ पर, तो जब मेरे राउटर पे आया वो टनल और उसने खोला तो उसने बोला कि कौन भेज रहा है 10 VLAN
और भेज उसको रहा है 20 पे, स्विच ने एक्सेप्ट नहीं किया, रूटर ने निकाल दिया। अच्छा, स्विच ने, क्योंकि स्विच के पास इंफॉर्मेशन आई है ना, स्विच ने उसको, तो फिर जो राउटर है वो उसका VXLAN खत्म नहीं करता, वो आगे भेज देता है स्विच को, फिर स्विच देखता है कि इसके ऊपर हाँ, क्योंकि VXLAN राउटर से, देखिए अब ये है ट्रंक मोड जी। ट्रंक मोड में आपका वो खत्म हो गया। अभी देखिए, अभी जब GRE से रिक्वेस्ट आ रही है तो वो ट्रंक मोड से आ रही है ना जी जी तो इनके VLAN खत्म हो चुके हैं जी। दोनों आपस में बात कर सकते हैं, क्योंकि रूटर से दोनों आपस में बात कर सकते हैं। VXLAN लेयर 2 कॉन्सेप्ट है। समझ गए कि VLAN 10 ने VLAN 10 से बात करनी है तो एज ए दो स्विच आपस में कनेक्ट हो गए हैं। yes. बीच में आपने कम्युनिकेशन ऐसे ही कराई है टनल के जरिए कि आपकी VLANs भी उधर तक जा रही है। एक्चुअली ये चीज मैं समझ गया। तो क्या रूटर जो है उसके अंदर हेडर लगा देता है, VLAN हेडर या VXLAN हेडर? अच्छा ठीक है। तो अब रूटर नहीं खत्म करता, उसको स्विच ही खत्म करेगा, स्विच ही फाइंड आउट करेगा कि इसने कौन सी लाइन पे जाना है। हाँ। कौन सी VLAN है इसकी, कौन सी VLAN। सही। तो आपका नवे डेटा जो था, ओरिजिनल डेटा ये था, उसके ऊपर जो हेडर लगा वो लगा था आपका ओरिजिनल IP हेडर, उसके ऊपर आपने एक लगाया VXLAN, सही। उसके ऊपर लगाया VXLAN UDP, फिर उसके ऊपर आपने लगाया VXLAN IP हेडर, VXLAN का अपना IP हेडर है, उसके ऊपर लगा भाईजान आपका GRE फ्लैग, उसके ऊपर लगा GRE का IP हेडर। अगर हम यहाँ पे खुश नहीं हुए तो IPsec और लगा ले, ऊपर लगा ले, दो लगा ले। ESP भी लगा। हाँ तो ESP अब उसमें आएगा ना, अगर आपने वो लगा दी सिक्योरिटी। हाँ जी, ESP तो ये लगा ESP और पहले लगाए, फिर ESP दूसरा, और वो फिर आपका IPsec। कितनी पन्नियां चढ़ा दी भाई आपने इसको। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। भाई ये इधर जरदारी का खजाना पड़ा हुआ ठीक है, इधर पहुंच आपने आप नहीं आना। सही बात। तो बहरहाल कॉन्सेप्ट ये कितना प्रैक्टिकल है, और फोर्स जितने हेडर लगाएंगे उतनी आपका MTU साइज बढ़ता है, उतनी कंप्यूटेशन पावर बढ़ता है, सो एंड सो फोर्थ। कांसेप्ट लेवल एक्चुअली ये, कांसेप्ट लेवल ये है। कहीं पे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपके, तो कहीं पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा रहा है। तो ये था आपका VXLAN, और इस पे आपका चैप्टर नंबर 16 खत्म होता है। आप इसको